तो आप देख लीजिए, आप एक बार विजिट कर लीजिए। मिल जाएगा। आज करवा लीजिए। वीडियो करवा दूँ हर तरफ से। ये कहाँ से करी थी इसमें वीडियो की सेटिंग? यस। एक बार शंकर भगवान की मूर्ति है ना, बड़ी वाली, उसका बढ़िया से चारों तरफ से धीरे धीरे एक वीडियो बना के भेजिए तो मुझे। अभी भेजिए। 1783 आ रहा है पीछे। पीछे क्या? ना वो पुरानी गाड़ी में वो। कब का है? 19 की।
19 की है। अभी तो इस साल की दे दो तुम बस, बाकी तो पीछे दी तो बाद में कर देंगे हम।
हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ ऑडिबल, यस। एक मिनट जी, मैं एडमिट कर दूं सबको, फिर इंट्रोड्यूस करता हूँ। बनिया। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर, थोड़ा आपकी साउंड में इको आ रहा है या मेरी में आ रहा है? 5 मिनट वेट करते हैं और पार्टिसिपेंट्स के लिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्लियर है बेटा? वीडियो करने दो। यस 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 यस। दो आईडी। स्टार्ट करते हैं राजीव सर, स्टार्ट करें। ज्वाइन कर लिया नहीं? जी आनंद जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी। आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी ठीक, थैंक यू। आज का दिन हमारे लिए विशेष है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे वक्ता जुड़ जुड़ रहे हैं जिनका अनुभव, ज्ञान और प्रैक्टिकल समझ हम सभी के लिए बेहद उपयोगी है।
मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री सीए राजीव गुप्ता जी का परिचय आप सभी से कराऊं। आपने 23 वर्ष से बैंक ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स ऑडिट में विशेषज्ञता हासिल की है। आप 2002 से चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई करने के बाद लगातार डीसा कोर्स, IFRS और विभिन्न कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह करते रहे हैं। उसके अलावा आप हमारे रीजनल काउंसिल मेंबर भी हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे निवेदन पर आपने विशेष समय निकाला ताकि हमारे सभी प्रोफेशनल ब्रदर्स आपके नॉलेज का फायदा ले सके। आपके अनेक सेमिनार, वर्कशॉप और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर ज्ञान का मार्गदर्शन किया है। आप मेरठ ब्रांच में सिकासा चेयरमैन भी रहे हैं। प्रोफेशन के प्रति आपका योगदान हम सबके लिए प्रेरणादायक है। आज के सत्र में आप हमें डिकोडिंग ऑफ बैंक ऑडिट विषय पर मार्गदर्शन देने वाले हैं, जो वर्तमान समय में हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह सत्र हम सभी के ज्ञान में नई ऊर्जा और नई दिशा जोड़ने वाला काम करेगा। तो बिना समय गंवाए मैं विनम्रता पूर्वक सीए राजीव गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच संभालें और अपने अमूल्य विचार हम सभी के साथ साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार राजीव अग्रवाल जी, आनंद अग्रवाल जी जो कि मॉडरेटर है आज इस वेबिनार के, और बाकी भी जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, अरविंद जी भी दिखाई दे रहे हैं, और गौरव सिंह साहब, अदर मेंबर्स जो भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी को मेरा सबसे पहले नमस्कार। और मैं जो भी हमारे इस वेबिनार के पीछे और फ्रंट पे जिनका सहयोग है, जिनकी वजह से संभव हो पा रहा है कि हम यहाँ पर आज एक साथ इकट्ठे हुए 4 to 6 के लिए, तो सभी पूरे मैनेजमेंट को, आपकी कमेटी को, आपके जो भी नेतृत्व है, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्पेशली विपुल जी का, आनंद जी का, जिन्होंने मुझसे कहा कि सर आप थोड़ा डेलिब्रेशन इस पे रखें। बट मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर, देखिए बैंक ऑडिट के बारे में हमारी अपनी अपनी होम ब्रांचेस में या डिफरेंट वेबिनार्स में, डिफरेंट यूट्यूब्स पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो हम जितने भी मेंबर्स यहाँ पर इस समय मौजूद हैं या आगे तक अभी करीबन 1-1.5 घंटे हम साथ में बने रहेंगे, तो इट विल बी द 2-way इंटरेक्टिव सेशन। मतलब आपको कहीं भी कुछ लगे तो जरूरी नहीं है कि हम लास्ट में ही उसके ऊपर डिस्कशन करें। मोटा मोटी हम बीच में कहीं लगता है तो आप उसको चैट बॉक्स में तो अपनी डाल ही सकते हैं डिटेल, और अगर मैं मॉडरेटर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अलाउ करेंगे तो आप उसमें अपनी बात भी बोल सके, बता सके, तो तभी फायदा है। चाहे हम 10 में से 2 प्रॉब्लम अपनी दूर करके जाएं, तो हमें यहाँ लगना चाहिए कि हमने कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट लिया है। तो मैं अपना डेलिब्रेशन जब स्टार्ट करने की बात आती है सर, टॉपिक तो बड़ा आपने यूनिक रखा, डी कोडिंग ऑफ बैंक ऑडिट। और बैंक ऑडिट अपने आप में बिल्कुल ऐसा है सर, समुद्र की तरह हो गया है, और पता भी नहीं चलता कि किस पे कौन सी ब्रांचेस किस एरिया की आ रही है। हालांकि काफी लोगों की ब्रांचेस आ चुकी है, तो उनको आइडिया लग गया होगा कि उनके पास मेजर पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर का है, रूरल ब्रांच है, अर्बन ब्रांच है, किस तरीके का पोर्टफोलियो है, कितने बड़े साइज की ब्रांच है। तो समटाइम क्या होता है, हम थोड़ा सा अपनी पर्टिकुलर ब्रांच के हिसाब से रिजर्व हो जाते हैं, पर फिर भी हम एक ओवरऑल डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको 3-4 फेस में लेते हैं सर, मैं जितना समझ पा रहा हूँ। एक थोड़ा सा बात करेगी कि बैंक के ऑडिट को लेके कुछ जनरल टर्म्स, जनरल चीजें जो हर साल ही हम करते हैं, हमारा बहुत अच्छा रिच एक्सपीरियंस है सभी का, आपका हमारा। लेकिन फिर भी मोरलेस अगर किसी के पास 2 ब्रांच है, तो कई बार हमने देखा एक ब्रांच कंप्लीट होने के बाद हमें खुद अपनी वर्किंग पे लगता है कि हमें पहले वाली ब्रांच पे हमने कुछ चीजें छोड़ दी ड्यू टू टाइम कांस्टेंट, और वो ऑलरेडी वी हैव द फाइनलाइज्ड आवर रिटर्न या अपनी ऑडिट रिपोर्ट, तो हम उसमें अब बैक तो जा नहीं सकते। तो उन चीजों को हम बचा सके, टाइम कुछ सेव कर सके, कुछ क्वालिटी ऑडिट अच्छा कर सके, उसी के पर्पस के लिए एक हेल्थी डिस्कशन यहाँ पर बना है इस वेबिनार के माध्यम से। तो कुछ जनरल बात करेंगे, उसके बाद आयरक नॉर्म्स पे बात करेंगे सर। फिर एक स्पेशल जो मेरा बहुत पसंद वाला टॉपिक है, मेरी यूट्यूब पे वीडियो अलग से उसकी आपको मिल जाएगी, वो है एग्रीकल्चर एडवांसेस। अगर आप कहेंगे तो उसको भी एक बार टच करेंगे। LFAR में कुछ चेंज बहुत ज्यादा है नहीं, 2021 से जो चल रहा है वो कंटिन्यूटी में है, बट उसके भी कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर गैदर कर पाएंगे। तो मोटा मोटा इस तरीके से रखते हुए क्वेरी सेशन आप साथ साथ ले लीजिए या बाद में ले लीजिए, एज यू विश, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। किसी मेंबर को लगता है कि वो भूल जाएंगे तो आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दीजिए, तो बीच बीच में जहां भी टाइम लगेगा
या जैसा मॉडरेटर साहब अलाउ करेंगे उसके माध्यम से हम उसको डिस्कशन में लेंगे। ठीक है सर, मुझे मदद चाहिए होगी अरविंद जी की या फिर विपुल भाई की, तो मेरे साथ बने रहें। तो मैं जब जब बीच में बोलूँ तो मुझे यस नो आपकी तरफ से आता रहेगा, तो मुझे लगेगा सब जाग रहे हैं। श्योर श्योर। ठीक है ना, बाकी आप अपने अपने ऑफिस में होगे मोरलेस, तो अपनी चाय वाय साथ में मंगवा सकते हैं, बहुत आराम से हेल्थी जी रहा डिस्कशन में हूँ, रखिएगा सर। कोई पेन वेन लेने की जरूरत नहीं। देखो सर ने, अरविंद जी ने तो चाय ले रहा बिल्कुल पानी हूँ। वानी या चाय चालू कर दी है, तो हम भी सर उसी माहौल में रहेंगे। एनीवे सर, पहले मैं इससे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करूं, उसमें मैं बाद में आऊंगा। पहले एक वाला फेस ले लेते हैं, 4 फेस में से पहला फेस ले रहा हूं सर, वो है आपका कुछ जनरल डिस्कशन। सर जैसी ऑडिट हमारे पास आता है, अगर आपके पास ऑलरेडी वो बैंक ऐसा है जिसके आप पहले ऑडिट कर चुके हैं, तो पुरानी फाइल भी निकाल के देख ले। सेकेंडली, आपके पास उस बैंक से अगर वो फर्स्ट टाइम बैंक भी है या पिछली फाइलें नहीं है आपके पास किसी भी रीजन से, तो आप अपने यहाँ पर उस पर्टिकुलर बैंक के एक्सेप्टेंस एनओसी के साथ साथ एक लिस्ट ऑफ चेकलिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो आईसीआई ने भी दे रखी है गाइडेंस नोट में, मैं भी आपको दे दूंगा, आपके एक्सपीरियंस से प्रिपेयर हो जाएगी। मोटा मोटा कुछ लिखना चाहे तो कुछ चीजें वो भी लिख पाएंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको। आप एक मेल उसकी जरूर भेज दें। जब आप ब्रांच में पहुंचेगा, जाहिर सी बात है 10 में से 3 या 4 आइटम आपको मिलेगी, बाकी नहीं मिलेंगे। देन यू मार्क रिमाइंडर नंबर 2, अगले दिन आप फिर थर्ड। इसका क्या फायदा होगा? एक फायदा तो ये होगा कि जो जरूरी पेपर्स है उसमें से काफी तक आपको मिल जाएंगे या आप काम शुरू कर पाएंगे टाइमली। सेकेंडली, हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाएगा। जो बैंक प्रेशर बनाता है बाद में कि आपको कट ऑफ डेट तक ऑडिट कंप्लीट करके देना है, भाई पेपर आएगी और हम टाइम पर पहुंचे तभी तो करेंगे ना ऑडिट, तो वो आपकी मदद करेगा। तीसरा फायदा ये भी है कि अगर कुछ रिपोर्ट जो कि सॉफ्ट में बैंक से मिल सकती है टाइमली, या आप अपने होटल में बैठ के या वेन्यू पे बैठ के या ऑफिस में बैठ के अपने स्टाफ को भी दे सकते हैं और आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, तो इट विल सेव द टाइम। हम अपनी प्लानिंग करके तब बैंक के अंदर पहुंचे। कुछ जनरल चीजें जो सबको ध्यान रखनी है कि खाने के लिए बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाना है, बहुत दूर नहीं जाना है। स्टाफ के लिए भी अगर बात करें सर, ये टाइमिंग जो है ना छोटे छोटा होता है, लेकिन बैंक का मेन टाइम खत्म हो जाता है लंच के अंदर। तो बिल्कुल प्राइमरी सही। ये रखना सर, ब्रेकफास्ट अपना हैवी कर ले, अपन को आदत भी है सबको। शाम को रात को 8-9 बजे जब होटल जाए तब अपना कुछ फूड एक्स्ट्रा ले ले। बाकी कोशिश करें, और दिन में चाय कॉफी इतनी हो जाती है कि आपको, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अवॉइड द लंच। एंड वैसे भी आपके लिए, हमारे लिए, सेहत के लिए भी ठीक है, तो हल्का फुल्का ले और ब्रांच के अंदर ही मंगवा ले तो बेटर है। जो भी उसको कुछ देना है, बनाना है, कुछ भी, तो बाहर जाने की कोशिश कम करेगी तो टाइम आपका कम से कम 2 दिन का टाइम आपका सेव हो जाएगा लंच के दौरान ही। तो ये चीजें ध्यान रखें सर। जल्दी से जो हमारे व्यूवर्स हैं, मैं चाहूंगा कि वो कुछ नोट कर ले, क्योंकि मुझे तो पढ़ने की बहुत आदत है सर। और मैं कोशिश करता हूँ कि सबके पास वो चीजें होनी चाहिए सॉफ्टवेयर हार्ड में। और उनको आप अपने जो टीम जा रही है, जो आपका स्टाफ जा रहा है, उसको भी आप कह सकते हैं कि भाई अपने पास इसको पढ़ के आओ। तो बच्चे जो जाते हैं, आर्टिकल्स जाते हैं या पेड स्टाफ जाता है, दे ऑल्सो फील द हैप्पी कि हमें सर ने कुछ रीड आउट करने के लिए दिया। क्या करेंगे सर? पहले कुछ करते हैं नॉर्म्स की बात। सबसे पहले तो सर आयरेक नॉर्म्स, जो कि हमारा बिल्कुल गीता की तरह है, ठीक है, भगवत गीता ही माने आप उसको फिलहाल ऑडिट के दौरान। तो आयरेक, जिसका नाम फुल फॉर्म है इनकम रिकॉग्निशन एसेट्स क्लासिफिकेशन, हर साल मास्टर सर्कुलर आता है आरबीआई का। इस बार का भी अभी अब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो बता दूंगा आपको। लास्ट टाइम जो आया था सर, वो 1 अप्रैल 2025 को आया था। आरबीआई गूगल से डाउनलोड हो जाएगा, नहीं तो सर को मैं भेज दूंगा, वो अपने व्यूवर्स को किसी तरह आप तक पहुंचा देंगे। अगर वो चाहेंगे, मैं अपना नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप पे, आप मुझे हाई लिखेंगे तो मैं भी भेज दूंगा आपको। तो एक तो आपको आरबीआई का मास्टर सर्कुलर 1 अप्रैल 2025, करीबन 77 पेजेस का, लेकिन काम की चीज 40-50 पेज की है। बल्कि मैं तो 16 पेज ही पसंद करता हूँ उसके स्टार्टिंग के पढ़ने। बाकी काम तो आपका रेस्पेक्टिव ब्रांच के नेचर के हिसाब से डिपेंड करेगा। जनरल पेपर्स 15 पेज ही है स्टार्टिंग के। बट सर जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसमें बीच में बहुत मोटा मोटा कलर में लिखा होगा विड्रॉल। अब व्हाट द मीनिंग ऑफ विड्रॉल? क्या आरबीआई ने इसे वापस ले लिया? सर हर साल मास्टर सर्कुलर आता था। मास्टर सर्कुलर का मतलब होता है आरएक्स से जुड़े हुए जितने भी सर्कुलर नोटिफिकेशन क्लैरिटी आई है उनको कंपाइल करना। बट अब आरबीआई ने कंसीडर कर लिया है 28 नवंबर 2025 से कि अब वो सर्कुलर नहीं निकालेगा, अब वो इसको निकालेगा डायरेक्शन। डायरेक्शन जस्ट लाइक जैसे हमारा इनकम टैक्स एक्ट होता है ना 1961, उसके बाद में अमेंडमेंट आए, बट एक्ट तो सेम ही चलेगा। तो इसी तरह सर अब डायरेक्शन आएगी और डायरेक्शन अपडेटेड होगी जब भी कभी होगी। तो आप चाहे डायरेक्शन डाउनलोड कर ले, सेम दिखेगी आपको 28 नवंबर 2025, या मास्टर सर्कुलर आयरेक का 1 अप्रैल 2025। तो आइटम नंबर 1 हो गया। अरविंद जी नोट कर लिया आपने? आप जी समझे, मैं आप ही को पढ़ा रहा हूँ सर। आप और हम जी, आपस अच्छा में तो डिस्कस करें, बाकी मेंबर जो है हमारे साथ, क्योंकि जो सबसे बड़ा ज्ञान बांटा गया था वो पता ही है, एक बोलने वाले एक सुनने वाले थे उसमें।
वो आपको हम सब जानते हैं, महाभारत के अंदर अर्जुन को ज्ञान मिला था भगवान जी श्री कृष्ण जी के माध्यम से। हालांकि मैं अपनी और आपकी तुलना में ऐसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं एक या दो जने भी अगर हमारी बात ध्यान से सुने तो अपने लिए काफी है। तो अपन राइट, राइट। तो आपको जो है ना उसी श्रेणी में रखने हैं। तो आप ही हमारे प्रोग्राम के अर्जुन जी है। तो विपुल भाई से, अरविंद भाई से जो भी मुझे दिख रहे, राजेंद्र जी दिख रहे, पंकज भाई दिख रहे हैं, तो मैं जो स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है तो आप मेरे साथ बनाए रखिएगा। तो पहला बिल्कुल नोट कर लिया सर हमने आईरेक के बारे में। दूसरा, हमारा खुद का आईसीआई का गाइडेंस नोट आता है हर बार 2026 का। इसमें मैं आपको, जिनके पास ज्यादा रूरल और सेमी अर्बन ब्रांच आती है, एग्रीकल्चर एडवांसेस होते हैं, तो उसका चैप्टर नंबर 10 बोलता हूं मैं हमेशा। वो चैप्टर 10 ही है। जैसे भी धुरंधर मूवी आई है तो उसमें भी आपने देखा होगा चैप्टर्स में डिवाइड हो गई, तो ये चैप्टर नंबर 10, वो करीबन सर सीरियल नंबर उसका होगा 4062 431, पेज नंबर 406 से 436। ओके, ओके चेक भी कर लो एक बार। ठीक है। तो क्या कहते हैं, उनके कहिएगा लोकेशन वगैरह दे देंगे हम लोग। अभी आधे घंटे में एक मीटिंग चल रही है, आधे घंटे में। मैं एक बार पेज आपके लिए दोबारा रीचेक कर रहा हूँ सर। अब 4062 431 है। वैसे ही 700-800 पेज का गाइडेंस नोट है, लेकिन आप इसके ये 25 पेजेस अपने पास अलग से प्रिंट आउट या डाउनलोड कर ले। 4062 431 आईसीआई गाइडेंस नोट 2026, 406 से 421। फिर से बोल दीजिएगा पेज नंबर। सर 4062 431। ठीक। ठीक है सर। हाँ, जो प्योरली एग्रीकल्चर एडवांस में डील कर रहे हैं, जो मैंने आपको आईरेक के डाउनलोड करवाया था, उसमें एक पीछे एनेक्सर नंबर 2 है। वैसे वो अपना भी डाउनलोड हो गया होगा, नहीं तो एग्रीकल्चर वाले एनेक्सर नंबर 2 जरूर निकाल ले अलग से। क्रॉप्स की, फार्म क्रॉपिंग की डिटेलिंग पर है, किस किस पे क्रॉप सीजन के बेस पर पीए और एनपी होता है, कौन से लोन उसमें कवर होता है। तो एनेक्सर नंबर 2 ऑफ आईरेक, ये भी नोट कर ले सर। स्पेशली वैसे तो आ चुका है। और ज्यादातर एग्रीकल्चर बेल्ट में आपको केसीसी मिलेगा भरपूर मात्रा में। तो उसका मास्टर सर्कुलर है 4 जुलाई 2018। 15 पेज का सर्कुलर है, 7 पेज पढ़ने के, 8 पेज एग्जाम्पल के। तो ये और डाउनलोड कर ले सर अपने पास, केसीसी मास्टर सर्कुलर 4 जुलाई 2018। तो कुल मिला के मोटा मोटा 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहला आईरेक, दूसरा गाइडेंस नोट का चैप्टर 10 एटलीस्ट। बाकी किसी पे कोई स्पेसिफिक ब्रांच आती है, एसेट्स रिकवरी ब्रांच आती है, कुछ भी आता है, तो वो 800 पेज डाउनलोड कर ले। और आज की डेट में तो एआई का टाइम है, एआई को भेज दे और उसमें लिख दे एसेट्स रिकवरी ब्रांच हमारी आई है, इससे रिलेटेड चीजें पेपर्स बाहर कर दो, तो आपको वो उतने पेपर्स बाहर कर देगा। तो 800 पेज अब किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती सर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, बस सोर्स की पता होना चाहिए। तो सर हमने आईसीआई गाइडेंस नोट ले लिया, मास्टर सर्कुलर आईरेक ले लिया, और स्पेशली केसीसी का मास्टर सर्कुलर रख लिया। ये सब कुछ अगर आपके पास होगा तो मोटा मोटी मैं अपनी बात करता हूं, ये 50 पेज के अंदर अंदर की रामायण है सारी। ये आप पे होना चाहिए, खुद पढ़ो या स्टाफ को दो। फायदे की चीजें बाद में कल को आप मैनेजर से फाइट करेंगे तो इसी पेज पे करोगे, और मुझे फोन करोगे तो भी मैं भी आपको बताऊंगा किस पेज पे क्या लिखा है, कौन से पैरा में। सर लिखने का काम, हाँ सर लिखने का काम हो गया। डॉक्यूमेंटेशन की एक बात आ रही थी चेकलिस्ट को लेके, तो वो जल्दी से मार्क करना चाहे तो कर ले। सर कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताएं। वॉइस आ रही है शायद किसी की। ये चीज तू करेगा ना तब से वो पढ़ने के लिए तैयार है दिमाग से। ऐसे कुछ जेडब्ल्यू तुझे बोल दे, मेरे को जेडब्ल्यू लिखूंगा। ये आईफोन शायद लिखा हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो शायद म्यूट कर ले। हमारे जो मॉडरेटर साहब है वो जरा देख लेंगे तो बेटर रहेगा। कभी कभी हमारे मेंबर्स के जो है ना, मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास फोन भी है, तो मैं बात भी करता हूँ ना, तो उसके बाद में वापस मेरे जोन में जाता हूँ पढ़ने के लिए। वो उनके गलत बात करता है तो सेंड करना है सर नहीं शेयर नहीं करा सर। मैं तो अभी वॉइस आ रही है ना, अभी पीछे से बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, जिन मेंबर की वॉइस आ रही है उनको आप म्यूट कर दीजिए। ये आईफोन शायद लिखा हुआ आ रहा माइट भी। चलो हो गया सर, ठीक है, थैंक यू। तो सर एक लिस्ट हम बना रहे थे, जो हमें मेल भेजनी है बैंक को कि भाई आप हमें डे 1 पे ये चीजें, या उससे पहले आप मेल के थ्रू हमें प्रोवाइड करवा दें। तो डिटेल आप एक बार मार्क कर ले सर, जो मुझे वो याद रहती है। एक तो सर क्लोजिंग सर्कुलर सब बैंक का आता है, वो आप जरूर लें। उसका 2 फायदा होगा। एक तो क्लोजिंग सर्कुलर से आपको पता चलेगा मोटा मोटा उसमें सारी चीज होती है, जो पेपर्स आपको साइन करने हैं, जो साइन नहीं करने हैं,
और उसी के अंदर आपको जो बैलेंस शीट P&L हम और आप सब मांगते हैं, तो क्लोजिंग सर्कुलर आप मांगे और क्लोजिंग सर्कुलर के बिहाफ पर अब कुछ चीजें नोट करवा रहा हूं जो आप जरूर ले लीजिए उनसे। सॉफ्ट में या हार्ड में भी अवेलेबल हो जिस दिन आप पहुंचे, और सॉफ्ट में अवेलेबल है तो पहले भेज दे आपको। तो एक तो क्लोजिंग सर्कुलर हो गया, दूसरा जिसको बैलेंस शीट P&L, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। किसी बैंक में उसको BS बोलते हैं, किसी में YSR बोलते हैं, किसी के अंदर फॉर्म A होता है, किसी के अंदर फॉर्म B होता है। आप अपनी भाषा में लिख दे कि भैया हमें तो बैलेंस शीट P&L आप भेज दो इन एडवांस। सिस्टम जनरेटेड होता है, बहुत आइडिया लग जाता है कि ब्रांच में क्या होने जा रहा है, किस एरिया में आपका डाटा है। ये बिल्कुल मांग ले सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मदद करेगा। तो ये आप इसके अंदर कंसिडर करें। फिर हम चलते हैं सर, मेन हमारा एरिया होता है एडवांसेस। तो CCOD या ओवरड्यू एडवांसेस या एडवांसेस आउटस्टैंडिंग, किसी भी नाम से आप ओवरली ओवरली करके लिख दे, या मैनेजर साहब को फोन करके समझा दे बाद में। इसका डाटा डेली बेसिस पे अपडेट होता है और ये एक्सेल में अपने आप ही कन्वर्ट होकर मिलता है, और नहीं मिलता है तो जिस भी फॉर्म में उन पे सॉफ्ट में वो मंगवा लें, हम उसको कन्वर्ट भी कर लेंगे। अगर सपोज वो आपको डॉक्यूमेंट फोल्डर में या किसी और फॉर्मेट में देता है तो भी आप उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर CCOD एडवांसेस की आउटस्टैंडिंग की जो डिटेल फाइल है, जिसमें आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा होगा, कौन कौन से अकाउंट खड़े हुए हैं, किस नेचर ऑफ ब्रांच, उसके अंदर होता है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, पूरी लिस्ट होती है, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। उससे बोलना रो डाटा एज इट इज चाहिए भाई हमें, और उस टोटल को बैलेंस शीट से एक बार हम मैच भी कर लेंगे कि उसने फाइल पूरी भेजी है या नहीं भेजी है। तो CCOD या आउटस्टैंडिंग बैलेंस की फाइल मांग ले आप उससे। तीसरा तीसरा चौथा जो भी नंबर आ रहा है आप नोट करें, आप उनसे मांगे मूवमेंट ऑफ NPA, और वो सिर्फ ये पूरे साल का भी तो मांगे, क्वार्टर वाइज और मांग ले। साथ में SMA 2 और 1 की रिपोर्ट ले ले, 2-3 अलग अलग डेटों की, 2-2 महीने 3-3 महीने के गैप की। 31 मार्च की तो लेके बाकी भी आप ले लीजिए। तो SMA 1 SMA 2 की रिपोर्ट ले लीजिए, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट अकाउंट, स्ट्रेस वाले अकाउंट है जिनमें कुछ आपके ओवरड्यू चल रहा है लेकिन अभी वो NPA क्वालिफाई नहीं किया। ये क्या इसके अलावा SMA 1 SMA 1 SMA 2 जो है जी वो आपका दिसंबर से शुरू किया जाए लेना? सर, ऐसा नहीं है। आप जो है ना 2021 के बाद NPA किसी भी डेट पे हो जाता है। हमें ये भी देखना, कोई लगातार मान लो SMA 2 में 4 बार से चल रहा है, 2-4-6 महीने पहले भी गेम में, तो वो अकाउंट बार बार जाता है वहां तक, लेकिन वो फिर भी या तो पूरे तरीके से वो स्टैंडर्ड रेगुलर नहीं हो पा रहा है, या पूरे तरीके से वो NPA में भी नहीं जा पा रहा है, तो हो सकता है ऐसे अकाउंट को बचाया जा रहा हो। तो आजकल तो आप 3-4 SMA की रिपोर्ट को लेके AI में डालेंगे और उसको बोलोगे इसमें से कॉमन डाटा अलग कर दो, तो वो कॉमन डाटा अलग कर देगा, किस किस डेट का कॉमन डाटा है। तो आपको उस अकाउंट को जाके चेक करना चाहिए कि उसको हो सकता है बचाया जा रहा हो किसी और अकाउंट से पेमेंट करके, लास्ट डेट पे पैसा मंगवा के, फिर भी उसको उसमें चांस आपको मिलेगा। जी या उसका जी। उसका रिन्यूअल किस बेस पे किया गया, अगर वो जनरल CC है तो सर ये आप अपने पास मंगवा लें। जो मेरी और कंसल्ट रहता है कि आप इस पे क्या और ज्यादा काम कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ फ्रेश एडवांसेस तो मंगवा नहीं है, और इनिशियली मार्क करके भी दे दे डे 1 पे पहुंच के, या पहले से कि भाई ये फाइलें निकलवा के रख लेना, स्कीम वाइज मांगना। लेकिन सर वो लिस्ट ऑफ फ्रेश एडवांसेस, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंटेशन सैंक्शन बाकी चीजें चेक करनी होती है, आप उनसे बोलो हमें ये स्कीम वाइज चाहिए, यानी कि आपका हाउसिंग में कौन कौन सा है, व्हीकल में कौन कौन सा है, और फिर आप उसका सॉफ्ट में मंगवाएंगे तो आप डाटा डाल के सर उसको शॉर्टिंग करके सैंपल साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, बड़े लोन, मिडिल लोन, छोटे लोन, 2-2 4-4 फाइल आप सबकी मार्क कर दे, भाई साहब ये फाइलें हमें चाहिए और हम इसको देखेंगे। तो आप फ्रेश लिस्ट एडवांसेस आपके पास आ गया सर। मूवमेंट ऑफ NPA में अगर किसी अकाउंट को अपग्रेड किया गया ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको आप जरूर चेक करें, वो वैसे लिस्ट में आई जाएगा आपके, पर उसकी डिटेल मांग सकते हैं आप अलग से। जब फ्रेश एडवांसेस की बात आ रही थी सर, और स्कीम वाइज हमने उनसे एडवांसेस मांग लिए, तो हमें टॉप 10 या टॉप 20 बोरोवर तो लेने ही है, साथ में क्लोज लिख के दे दे कि 10 करोड़ से ऊपर, या आपको पता ही चल जाता है आपकी ब्रांच का साइज एडवांस का 150 करोड़ है, मान लीजिए 70 करोड़ है, तो 7 करोड़ से ऊपर जितने भी अकाउंट है उनकी लिस्ट आपको अलग चाहिए, और उनकी फाइल भी चाहिए आपको, क्योंकि बाद में आपको उस पर रिपोर्ट करनी है, ट्रांजेक्शन ऑडिट करना है, उसका पूरा लेजर भी आप आज ही मांग सकते हैं पार्टी का। टॉप 10-20 अकाउंट तो मांगेगी आप, ऐसे अकाउंट जो 10% ऑफ द टोटल एडवांसेस फंडिंग नॉन फंडिंग से ऊपर के हैं, और या 10 करोड़ से ऊपर तक का फाइनेंस है, तो वो लार्ज एडवांस में आता है, उसकी आपको अलग से रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन और ऑडिट में करना है। तो सर जब पहले से ही पता है तो आज ही मांग ले, वो बंदा प्रिपेयर रहेगा। सर मेरी समझ में ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी।
चेकलिस्ट में आप अपने हिसाब से कुछ और प्लस माइनस करके उसको, और एक मेल में जरूर बात लेते हैं, ये अभी हमारी फर्स्ट डिजायर लिस्ट है या अभी लिस्ट है, हम आपको अपडेटेड आगे भी भेजेंगे। ऐसा ना हो कि वो सोचे बस आपको ये लिस्ट चाहिए थी, इसके बाद आप ऑडिट कंप्लीट कर दोगे। तो बाकी आप इसके बेस पर आप आगे देखेंगे, तो आप उसको बता देंगे कि जो भी आगे की फर्दर रिक्वायरमेंट होगी, वी गिव द रिमार्क या वी गिव द फर्दर मेल टू यू इन द ड्यू कोर्स, ऐसा आपको जो लिख के दे दे। तो सर ये चीज कंप्लीट हो गई है। अब अगर आप अलाउ करें तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ फॉर द पीपीटी ऑफ आईआरएफ एंड एग्रीकल्चर एडवांसेस, और फिर हम एक ओपन डिस्कशन में चले जाएंगे, और एलएफआर को मैं उसी के साथ साथ ही कवर कर लूंगा, कहाँ कहाँ पर उससे मार्किंग करनी है, कैसे कैसे करनी है। तो मॉडरेटर साहब स्क्रीन शेयर कर लूं मैं एक बार, फिर आप बताइएगा हो पा रही है नहीं हो पा रही है। स्क्रीन शेयर एक बार देखिए। मॉडरेटर साहब स्क्रीन दिख रही है कि आपको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है आपको? दिख रही है। दिख रही है ना सर? हाँ जी, तो हाँ जी। इसको स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार। एक सेकंड के लिए जी, एक सेकंड। हमारे मेंबर जो है ना फुल हो चुके हैं मीटिंग में, तो यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है। अगर किसी के लॉगिन उधर से हो सकता है तो उधर कर ले, तो कुछ लोग जूम मीटिंग में ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक शेयर कर रहे हैं। करें सर, स्टार्ट करें? ये डन। बता दीजिएगा सर जब करना हो मुझे। स्टार्ट करिए जी। यूट्यूब पे भी लाइव है इस टाइम, कर लीजिए स्टार्ट। चलिए सर, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। प्रूडेंट नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन एसेट्स क्लासिफिकेशन की स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। आपको ये सेकंड स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि मास्टर सर्कुलर और आईरेक आपको बता ही दिया। मेरा फोटो वीडियो पे देखना चाहिए, देखना चाहिए ना वीडियो के साथ। जी, तो मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पर डिटेल जो लिखी है वो ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। मास्टर सर्कुलर ये 1/4/2025 कुछ क्लैरिफिकेशन सर्कुलर है, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी इनबिल्ट हो गए मास्टर सर्कुलर के अंदर। उसके बाद सर एनपीए के नॉर्म्स की बात कर लेते हैं। एनपीए के नॉर्म सबको पता है 90 डेज का स्टैंडर्ड चलता है। सीसीओडी में आउट ऑफ ऑर्डर का एक सिस्टम है, और बाकी टर्म लोन में या डिस्काउंटेड के अंदर ओवर ड्यू अगर मोर देन 90 डेज होता है तब। तो मैं भी आपको सिर्फ स्क्रीन दिखा रहा हूँ, लेकिन इस पर डिस्कशन में जल्दी लेके आने वाला हूं मैं आपको। यही काम करते पहले डिस्कशन ले लेते हैं। ये ऐसे में 0, 1, 2 में क्या पीरियड कवर होता है? ऐसे में 0 में आता है अप टू 30 डेज, 30 to 60 डेज ऐसे में 1 होता है, ऐसे में 2 होता है 60 to 90 डेज का अगर ओवर ड्यू है।
तो मुझे लगता है कि मैं इसके साथ आपको पहले इसको स्टॉप करता हूं सर, और एक बार दोबारा लूंगा मैं, क्योंकि स्क्रीन दिखाने का पर्पज जो था, अरविंद जी हाँ जी, हाँ जी। अभी तो स्क्रीन स्टॉप हो गई होगी, है ना? हाँ हाँ हाँ। चलिए, स्क्रीन सबको शेयर कर दी जाएगी, पीपीटी आपको दे दी जाएगी, सबके साथ मैं नंबर शेयर करूंगा, उस पर भी आ जाएगी, क्योंकि उसमें हमें पढ़ना शुरू करेंगे ना तो अपने को ज्यादा नंबर आएगा। उसको एक बार पहले डिस्कशन कर लेते हैं, जो जो मेन चीज है, फिर इसको देख लेंगे कहीं लिखने में अगर कुछ रहता है कि हाँ भाई कहाँ पर लिखा हुआ कैसे। देखो सर, सबसे पहले आईरैक के अंदर जो हमें चीज चेक करनी है, कोई भी हमारा लोन है, अभी हम लोन की दो कैटेगरी बना लेते हैं, एग्रीकल्चर एडवांस को हटा देते हैं, बाकी एडवांसेस को एक जगह रखते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अदर देन एग्रीकल्चर एडवांस बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जनरल सीसीबी, आपका ओडी भी है, आपका हाउसिंग है, कोई व्हीकल लोन है, पर हाँ वो एग्रीकल्चर स्कीम से बाहर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती है जो एग्रीकल्चर में कवर होती है, जैसे ट्रैक्टर फाइनेंस करोगे उस पर एग्रीकल्चर के एडवांसेस के नॉर्म्स लगेगी। राइट। तो सर जो स्टैंडर्ड है आईरैक का, वो ये कहता है कि कोई भी अकाउंट अगर इरेगुलर हो गया है 90 डेज से ज्यादा, तो वो अकाउंट अपने आप में एनपीए मार्क हो जाएगा। अब यहां पर हम अकाउंट का मतलब मान रहे हैं जिसको हमने पैसा दिया और हमें उससे पैसा लेना है, यानी उसको हमने लोन दे रखा है। तो सर में पहली हमारी अंडरस्टैंडिंग हम ये बनाने की कोशिश करते हैं 90 डेज, मोर देन 90 डेज का क्या मतलब है। सपोज कोई टर्म लोन है जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जानी है और उसकी इंस्टॉलमेंट रेगुलर चल रही थी टिल 31 दिसंबर, मोटा मोटी पकड़ लेते हैं, फिर वो अकाउंट इरेगुलर हो गया, यानी कि उसकी जो अगली इंस्टॉलमेंट 31 तारीख वाली जो ड्यू थी, ऐसा कर लेते हैं, वो पेंडिंग हो गई। एग्जैक्टली 90 डेज उसके 31 मार्च को आके फॉल करते हैं, जो भी हमारा 2026 का ईयर क्लोजिंग है। तो सर 31 मार्च को जब उसका ईयर क्लोज पे 90 डेज कवर हुए, तो एक कंफ्यूजन आता था पहले कि भाई 90 डेज तो आज पूरे हुए, और आईरैक का नॉर्म्स कहता है कि मोर देन 90 डेज होने पर होगा। तो कंसेप्ट था कि भाई 90 डेज से मोर देन तो कल होगा, ओवरड्यू होने पर होगा, वहां पर वर्ड था 90 डेज ओवरड्यू। तो ओवरड्यू कब होगा? ड्यू हो जाए और 90 डेज से ज्यादा हो जाए। तो 90 डेज से ज्यादा का मतलब हुआ 1 अप्रैल। तो क्या लगता है अरविंद जी आपको हमारी अंडरस्टैंडिंग में कि भाई वो 31 मार्च में अगर उसका 90 डेज आ रहा है तो वो एनपीए होगा, या हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल के लिए? 90 सर डेज, 90 डेज से मोर मोर देन 90 डेज है, तो आई थिंक मेरे मेरे हिसाब से तो 1 अप्रैल को ही होगा वो ओवरड्यू। सर जैसे आपकी सोच है ना, ऐसी हमारे बहुत सारे मेंबर्स की पहले हुआ करती थी, और अभी सोच है, दो ऑप्शन है तो दो में से कोई ना कोई किसी ना किसी ऑप्शन के साथ जाएगी। लेकिन इस हाँ पे आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दे दिया सर, और जी। क्लैरिफिकेशन इसका आ गया सर, ये 2021 और 22 के जो मैं क्लैरिफिकेशन आपको पढ़वा रहा था, और अब तो आईरैक के अंदर लिखा हुआ है। तो आरबीआई ने इस पे क्लैरिफिकेशन दिया कि जिस दिन डे एंड लग गया, अगर हाँ आपका 90 डेज 31 मार्च का है और 31 मार्च को रात को डे एंड लगा दिया बैंक ने, डे एंड का मतलब होता है उस डेट पे एंट्री नहीं हो सकती, चाहे वो रात हाँ। के 6 बजे लगाए, 8 बजे लगाए, रात के 12 बजे लगाए, जैसे डे एंड हो गया, डे एंड होते ही वो सेम डे से ओवरड्यू काउंट होगा सर। ओके ओके। तो अब जो इस पे क्लैरिफिकेशन है आरबीआई की, इसका मतलब आपको सेम डे से ओवरड्यू करना है। तो इसमें 1 अप्रैल वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, इसमें अब 31 मार्च वाली बात ही रहेगी। इस पे क्लैरिफिकेशन आरबीआई ऑलरेडी कर चुका है। तो ओके। डे एंड लगने के अब भाई, अब तो ऑनलाइन बैंकिंग होती है, शाम को 5-6 बजे भी हो सकता है किसी अकाउंट में पेमेंट आ जाए, बट बैंक ने डे एंड करा और आपके पैसे नहीं आए, या उतने नहीं आए जितने जरूरी है, तो अकाउंट सेम डे से एनपीए में काउंट हो जाएगा, मतलब सेम डे से ओवरड्यू में काउंट हो जाएगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट डे की वेट करने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया सर। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि 90 डेज में जब हम एनपीए चेक करते हैं, तो आपकी हमारी अंडरस्टैंडिंग, टर्म लोन की मैं बात कर रहा हूं, ये बनती थी कि भाई ईयर एंड पे आ जाओ और वहां से पिछले 3 महीने देख लो क्या हालत चल रही है, या अगर सीसीओडी भी है तो पिछले 3 महीने में वो आउट ऑफ ऑर्डर है या नहीं। बट सर इसको भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन डाला है कि अब एनपीए जो होता है वो डेट वाइज मार्किंग होता है, और वो हर रोज पे चेक होगा नॉर्म्स के हिसाब से, ऑटोमेशन सिस्टम इन बैंक के। यानी आज की डेट में किसी भी डेट पे कोई अकाउंट एनपीए हो सकता है, वो 23 अगस्त हो सकती है, वो नवंबर हो सकती है, वो दिसंबर हो सकती है, वो मार्च हो सकती है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, और आप ही मेरे मेन करता धरता है, बाकी कोई और मेंबर भी बताना चाहे तो बता सकते हैं। तो आज तो मैं अरविंद जी के साथ बना हुआ हूँ, विपुल जी के साथ बना हुआ हूँ, राजेंद्र भाई भी दिख रहे हैं, सचिन जैन जी भी आ गए। तो सर मेरा एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि कोई कार लोन है, टर्म लोन है यानी कि,
और वो अगस्त तक बिल्कुल सही चल रहा था सर, टाइमली पेमेंट कर रहा था। सितंबर से वो डिफॉल्ट में चला गया, बंदा नहीं दे रहा है किस्त। उसकी 3 किस्त टूट गई। अगस्त तक उसका सही था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर में अकाउंट आके लास्ट में बैंक ने, सिस्टम ने एनपीए मार्क कर दिया उसको। 90 डेज पूरे हो गए सर, पैसा नहीं आया, रुका हुआ ड्यू होने के बाद, तो उसका पेमेंट अकाउंट एनपीए में चला गया। अब और 2-3 महीने आगे गए तो ओवरड्यू बढ़ता रहा, 3 से 4 महीने, 6 महीने हो गया सर। फरवरी में आगे कहीं ना कहीं उसने कुछ पैसे दे दिए और उसका पेंडिंग पीरियड सिर्फ 2 महीने का रह गया, या मार्च में आके उसने कुछ पेमेंट कर दिया। अब पिछला कुछ उसमें सेटअप हो गया, 2 महीने की पेंडेंसी चल रही है, यानी 2 किस्त पेंडिंग चल रही है ऑन अ डेट ऑफ 31 मार्च। तो मैं जानना चाहूंगा कि ईयर एंड पे हमारा अकाउंट पीए होगा या एनपीए होगा सर? कोई भी मेंबर जो इसमें बताना चाहे कुछ। हमारे, मैं देख रहा हूं लिख भी रहे हैं, तो चैट बॉक्स में भी देख लेता हूं, तो थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा। तो क्या लगता है सर? अरविंद जी आप बताइएगा। अभी हाँ 2 महीने की पेंडेंसी है। रियली एनपीए एनपीए खत्म तब होगा जब उसने एक साथ पूरा पेमेंट कर दिया हो, तभी एनपीए से बाहर निकलेगा, जब उसने चलो सारे बहुत, ओवर। आप अरविंद जी 10 में से 10 नंबर से पास हो गए हो, क्योंकि बिल्कुल सही आपका जवाब है। सर का ये कहना है कि ईयर एंड पे जरूर उसका डिफॉल्ट पीरियड कम का बच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अकाउंट जब एनपीए में चला गया था तो उसे बाहर निकलने के लिए अपग्रेडेशन पे जाना पड़ेगा। तो मैं अपग्रेड का रूल अप्लाई करना है, और अपग्रेड का रूल ये है कि कोई भी बोरोवर वाइज एनपीए होता है, ये तो आपको पता ही है। एक जी अकाउंट एनपीए तो उसके सारे अकाउंट एनपीए हो गए। अगर राइट। कोई बोरोवर एनपीए हो गया तो उसका अपग्रेडेशन सिर्फ तभी होगा जब ऑल ड्यूज आर रिकवर, यानी जीरो पेंडेंसी रह जाए। जी इसमें एक जी ये भी है सर, जो कार लोन था ये खराब चल रहा था, इसको उसने किसी तरह, मैं कहता हूँ सारी किस्तें भी जमा कर दी लेट से जिस दिन उसने पेमेंट किया, बट उसका एक और अकाउंट था जो वैसे सही चल रहा था, हाउसिंग लोन, उसमें एक किस्त पेंडिंग थी सर, वो भी देनी पड़ेगी उसको। तो ये भी आप कस्टमर वाइज चेक करें उसके सारे अकाउंट में। जिस दिन वो अपने अकाउंट को अपग्रेड करवा रहा है उस दिन सभी अकाउंटों का टोटल ड्यू, चाहे वो 1 महीने का है, 15 दिन का है, मतलब जो भी उसमें ड्यू लग चुका है, उसके अकाउंट में डेबिट लग चुका है या इसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है, उसको देना है। नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर अकाउंट, इवन दो ऑल द अकाउंट। तो सेकंड क्लैरिटी हमें मिल गई सर। तो 90 डेज की बात हो गई, अपग्रेड की हमने बात कर ली। अच्छा, जब मैं पी और एनपी ढूंढ रहा हूं तो आप जनरली हम कौन सा अकाउंट देखते हैं सर? जो अकाउंट स्टैंडर्ड चल रहा है लेकिन हमें लग रहा था और हमने चेक किया कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है एनपीए, या अभी अभी हमने एक देखा जो ऑलरेडी एनपीए था उसका अपग्रेडेशन बैंक ने सही किया या नहीं किया। अब सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कोई अकाउंट बैंक ने खुद ही एनपीए मार्क कर दिया और वो 31 मार्च को भी एनपीए में है, अपने को कुछ चेक करना है क्या उसमें? यस सर राजेंद्र सर, क्या चेक करना चाहिए उसमें? yeah, date of NPA when it becomes and a राइट, period and the security part is also important. बहुत बहुत बढ़िया। सर ने कहा कि ऐसा नहीं है जो अकाउंट एनपीए ऑलरेडी चल रहे हैं तो हमारी उसमें से लाइबिलिटीज खत्म हो गई। जो अकाउंट ऑलरेडी एनपीए है या मींस जो इस साल एनपीए फ्रेश एनपीए किए गए बैंक के द्वारा, वी हैव टू चेक द करेक्ट डेट ऑफ एनपीए। कहीं ये नहीं लिखा कि स्टैंडर्ड से वो सब स्टैंडर्ड में जाएगा, माइट भी किसी भी रीजन से वो अकाउंट हमारे हिसाब से या नॉर्म्स के हिसाब से वो 2 साल पहले एनपीए हो जाना चाहिए था, but in a ignorance of the any system or otherwise bank is not mark the account NP in that particular time, NP marking during the our financial year, then this account as per the correct date of NPA we have to classify। हो सकता है कि वो अकाउंट सीधा डाउटफुल में जाए, हो सकता है D1 में जाए, D2 में जाए, तो उसकी जो एजिंग है वो हमें चेक करनी है, डेट ऑफ एनपीए में वेरीफाई करना है। बिल्कुल सही आंसर है सर। तो उसको हम चेक करेंगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वैल्यूएशन, ये वो, यानी कि एनपीए अकाउंट में जो रूल्स हमें चेक करने के वो भी हमें देखने हैं। तो हमारा ये एरिया नहीं है, सिर्फ एडवांस में हमें स्टैंडर्ड अकाउंट पे ही वर्किंग करनी है। वी हैव टू वॉच ऑन एनपीए ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर और माइट बी ओल्ड एनपीए अकाउंट एज वेल, तो उसमें भी हमें उसे चेक करना है। इसका तो ये राजेंद्र एक बार पूरा कॉन्सेप्ट फिर से एक बार ब्रीफ कर दिए। सर कंसेप्ट ये है कि पहले तो हम अपने मन को समझाएं कि हमारा ऑडिट सिर्फ स्टैंडर्ड अकाउंट का नहीं है, और जी हमारी कोशिश ये नहीं है कि हमें उसे एनपीए में लेके ही आना है। हमारा पर्पस है कि जो कुछ भी बैंकिंग में सिस्टम में चल रहा है वो एज पर नॉर्म्स हो। तो इफ द अकाउंट इज ऑलरेडी मार्क्ड बाय द बैंक एनपीए इटसेल्फ, राइट। तो वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर लिस्ट, स्पेशली ड्यूरिंग द ईयर। जो आपके ऑडिट में जो एनपीए मार्क है उसको तो आपको चेक करना ही है,
मान लीजिए Right. पुराने अकाउंट एनपीए चल रहे हैं, मैं एक बार को थोड़ी देर के लिए उसको भी बाद में आऊंगा। जो एनपीए ड्यूरिंग द ईयर बैंक ने मार्क करे हैं, आप उसकी डेट ऑफ एनपीए वेरीफाई करवाएं, और डेट ऑफ एनपीए उसी हिसाब से वेरीफाई करेगी, उसका अकाउंट लेजर देखेंगे, ये देखेंगे कि वो कब से इरेगुलर हुआ था और बैंक ने उस डेट पे मार्क करा सिस्टम में एनपीए या किसी और डेट पे करा। तो कई बार ऐसा भी होता है, इंटरेस्ट का भी फर्क आ जाता है। सपोज कोई अकाउंट एनपीए में चला गया, इरेगुलर हो गया, तो 2% का उस पर पैनल इंटरेस्ट भी लगना चाहिए था, ये रेवेन्यू लीकेज का भी पार्ट होता है सर। अब बैंक ने एनपीए उसको उस डेट से मार्क नहीं करा, बैंक ने उसे 4 महीने बाद की डेट से एनपीए मार्क किया, तो सर उस 4 महीने का भी आपको इंटरेस्ट का भी पार्ट आपको डालना है, उसकी भी एक एमओसी पार्क हो जाएगी। एक और चीज जो इसके अंदर चेक करने की है सर, वो है इंटरेस्ट रिवर्सल जिसको बोलते हैं। अगर कोई अकाउंट है ना अगस्त में या दिसंबर में या फरवरी में एनपीए मार्क कर दिया बैंक ने, तो उस अकाउंट में जितना भी डेबिट साइड में जो इनकम बैंक बुक कर चुका था इंटरेस्ट के रूप में, प्रोसेसिंग फीस के रूप में, बैंक चार्जेस के रूप में, इफ इट इज नॉट रिकवर्ड और लेस रिकवर्ड, तो जो बैलेंस पार्ट है उसको उसे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स किया है नहीं किया ये आप जरूर एक बार चेक करवा ले, अदरवाइज वो भी एमओसी का पार्ट बनता है। एक और चीज मैं इसी को जोड़ते हुए, हालांकि वो एग्रीकल्चर में बताना था लेकिन ये पूछ लेता हूं सर, एग्रीकल्चर में यू नो कि कहीं ना कहीं उसमें एक एजिंग चलती है, 2 क्रॉप, सिंगल क्रॉप, लॉन्ग शॉर्ट क्रॉप के हिसाब से, तो मोरलेस वो 2 से 3 साल में जाके अकाउंट एनपी होता है, या उसके बाद सपोज 36 मंथ्स पे जाके कोई केसीसी एनपी हो रहा है और इसका 36 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर ही आ गया आपके ईयर में, तो बैंक ने एनपीए मार्क कर दिया या आपने उसको पकड़ के एनपीए करवा दिया लास्ट डेट पे। अब मैं पूछ रहा हूं कि उसमें जो इंटरेस्ट है कुछ भी पैसा नहीं आया उस अकाउंट में कभी भी, जब लिमिट गई तब से 3 साल तक कोई रिकवरी नहीं है, आज वो अकाउंट एनपी हो गया, तो सर उसमें इंटरेस्ट रिवर्सल सिर्फ करंट ईयर का होगा या पिछले सालों का भी होगा, ये क्वेश्चन भी आता है। अभी 6:30 तक मैं मेंबर चाहूंगा कि वो अपने हम आपस में, देखो सर अपडेट ही कर रहे हैं, सबको सब आता है, लेकिन वी आर जस्ट वेरीफाई कि हाँ भाई यही है ना, कोई हम गलत तो नहीं जा रहे ना, बस ये समझना आपस में। सर सिद्धार्थ जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, शायद भाई साहब दिख रहे हैं, तो बताइए सर, कोई भी आंसर दे सकते हैं एनीवन। जुगल अग्रवाल जी दिख रहे हैं। जी सर, ये तो सारा की सारा वो हो जाएगा, अनरिकवर्ड माना जाएगा इंटरेस्ट। जी अच्छी बात है, सर ने बिल्कुल सही बोला कि कुछ जगह बैंक मैनेजर बोलता है जी, अगर पहली बात तो वो फाइट करता है, फिर बोलता है जी अगर आपको करना है तो इसी साल की इनकम का तो आप रिवर्स करोगे, वो पीएनएल में गई है, पुराने ईयर्स का तो नहीं हो सकता। सर पुराने ईयर्स की बात नहीं है, सारा ही अनरिकवर्ड जो पोर्शन है वो आपको रिवर्स करना है ड्यूरिंग द ईयर। और उसमें भी एक बात ध्यान रखना सर, जो पिछले 2 साल का आपने करवाया होगा, करंट ईयर का तो रिवर्स हुआ ही है, पिछले 2 साल का भी आप रिवर्स करवाएंगे तो सर वो किस में जाएगा, पीपीआई में जाएगा या नहीं जाएगा, प्रायर पीरियड आइटम नहीं जाएगा सर। पीएनएल तो बन चुके होंगे सर। सर क्या लगता है अरविंद जी, कहां जाएगा, पीपीआई में जाएगा नहीं जाएगा? जाना तो चाहिए मेरे हिसाब से। अरविंद जी देखो, पहली बात तो अब ये मत डरो कि आपका आंसर सही होगा गलत होगा, तो अपन जो घर में बैठे हैं तो कहीं ऐसी बात नहीं किसी पे, पर आप कोई एक तरफ बताओ, चाहिए नहीं, मन क्या कहता दिमाग क्या कहता वो अलग अलग बात नहीं, एक चीज की तरफ प्रायर पीरियड में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि मतलब जो कॉमन सेंस का मैंने सर्कुलर में क्या दे रखा वो पता नहीं है, अच्छा क्योंकि ठीक है, भाई मुझे तो इस साल की इनकम को देखना ना, मुझे इस साल की कितनी हो रही है। चलिए सर मैं इसको सजेस्ट कर दूं आपको, ये पीपीआई का पार्ट नहीं बनेगा, कारण हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे चलते हैं अपने, AS5 सिंपल कहता है पीपीआई होता क्या है, प्रायर पीरियड आइटम इज द रिजल्ट ऑफ द एरर और ओमिशन ऑफ द पास्ट ईयर और ईयर्स, पीरियड और पीरियड्स, गलतियों का सुधार अगर आप कर रहे हैं पुरानी तो वो पीपीआई है, ये गलती नहीं है सर, कोई होने ही 3 साल बाद एनपीए और उसका तीसरा साल इसी साल फॉल करेगा तो वो इसी साल एनपीए होगा, और रूल्स कहता है जितना जब एनपीए हुआ तब आपको जितना अनरिकवर्ड है वो रिवर्स करना है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई अकाउंट 2 साल पहले एनपीए होना चाहिए था तब होता सर, अगर उसकी डेट ऑफ एनपीए पुरानी होती, अगर उसकी डेट ऑफ एनपीए पुरानी होती तो वो उसी समय मार्क हो जाना चाहिए था, उस समय वो रिवर्स हो जाना चाहिए था, जो आपने गलती की वजह से आज करा। अगर गलतियों का रिजल्ट है तो सर वो पीपीआई है, नहीं तो वो नहीं है। अगर वो फ्रेश एनपी है तो वो इसी साल होगा और विदाउट पीपीआई आएगा, वो करंट ईयर की इनकम को रिफ्लेक्ट करेगा और वो इसी साल की इनकम को आपका कम करेगा। राइट ठीक सर, तो हमने कुछ अकाउंटों की बात कर ली जो हमने स्टैंडर्ड देखने थे और पीए, लेकिन ये बात हुई टर्म लोन की, जरा सीसीओडी की बात कर रहे थे सर। सीसीओडी अकाउंट में कोई भी अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होने पर एनपी होता है, इस पे भी क्लैरिफिकेशन है, याद रखिएगा 15 फरवरी 2022 की क्लैरिफिकेशन है, बड़ी अच्छी, वो भी देखिए सर। कोई भी अकाउंट
सीसीओडी अकाउंट तब एनपीए होगा जब वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा। अब आउट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है, जितनी उसकी लिमिट है सीसी की या ओडी की, अगर उससे ऊपर बैलेंस कंटिन्यूसली वर्ड है सर, नोट बैलेंस शीट डेट, कंटिन्यूसली 90 डेज से क्रॉस कर जाता है तो वो अकाउंट आपका एनपी हो जाएगा। 90 डेज वाला कवर अप है, याद रखना, डे एंड उसमें काउंट है। तो सर 90 दिन वाला भी काउंट हो रहा है डे एंड लगने तक। अगर आपका अकाउंट ओवर लिमिट चल रहा है, अब ओवर लिमिट का मतलब है अगर किसी की 1 करोड़ की लिमिट है और 1 करोड़ से ऊपर उसका बैलेंस चल रहा है, 90 डेज ऊपर हो गए, कैसे बताया मैंने, मान लीजिए उसका 1 अगस्त में ब्याज लगा, उससे पहले अकाउंट ठीक ठाक चल रहा था, क्रेडिट आ रहा था, आखिरी बार 1 अगस्त को उसका डेबिट लगा और क्रेडिट कुछ नहीं आ रहा, तो सर 1 अगस्त से 90 डेज काउंट कर लो, ठीक है, मतलब, और लगातार बैलेंस जो है आपका वो ओवर बैलेंस चल रहा है या आ भी रहा क्रेडिट, उसका बैलेंस लगातार ऊपर चल रहा है। वो ऊपर तभी चलेगा जब या तो उसकी एडोक लिमिट दे रखी है और उसने पेमेंट नहीं करवाया, या फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका डेबिट लगने इंटरेस्ट से ही होगा ना रिवर्स, नहीं तो एंट्री घुमा ही लेगा वो। अगर 1 करोड़ से 90 लाख निकालोगे तो 10 लाख की फिर अल्टा पल्टी कर देगा वो। तो फाइनली अगर बैलेंस 90 दिन तक कंटिन्यूसली ऊपर चल रहा है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर में काउंट होता है। इसमें मजे वाली बात क्या सर, अगर कोई लिमिट हमें 1 करोड़ कह रहे हैं तो 1 करोड़ से ऊपर बैलेंस ढूंढ रहे हैं, बट सब उसकी डीपी जो है वो 90 लाख है, तो 90 लाख को कंसिडर करेंगे ओवर ड्रोन के लिए, ओवर ड्रोइंग बैलेंस के लिए, या 1 करोड़ को कंसिडर करेंगे? 90 लाख सर। 90 लाख। तो हमारे लिमिट का मतलब है डीपी की अमाउंट, जो उसकी एलिजिबल अमाउंट है, उससे ऊपर अगर बैलेंस चल रहा है और कंटिन्यूसली 90 डेज जहां खत्म हुई है तो वो अकाउंट एनपीए में चला गया। फिर अगर उसे वापस बाहर आना है तो उसे अपग्रेड वाले रूल लगेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी लेकिन हम ये मान लेते हैं कि कोई अकाउंट लिमिट के अंदर चल रहा है, तो वो एनपीए कैसे हो सकता है? उसके 2 कैटेगरी दे रखी है सर, या तो 90 दिन में कुछ भी क्रेडिट ना आए, 1 करोड़ की लिमिट है, 1 करोड़ की डीपी है, 80 लाख का बैलेंस चल रहा है, 80 लाख के बैलेंस पे ब्याज लग गया, ब्याज जिस दिन पहली बार लगा वहां से उसने 90 दिन तक जमा नहीं करा, या जमा करा तो ब्याज से कम किया, तो वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? ठीक है सर। अगर वो खन्ना जी एक भी हमारे क्वेश्चन मेरठ है, से जुड़ गए, राजेश हाँ, दिखाई। एक क्वेश्चन ये है खन्ना कि जी 90 लाख की उसकी जी हाँ जी सर, एक 90 लाख की उसकी डीपी थी, लेकिन उसको सैंक्शन जी है वो 1 करोड़ की है। अगर वो जी सपोज 90 लाख से उसके ऊपर जी, एक्सीड कर रहा है और वो फ्रेश स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट कर देता है, तो सर उसकी डीपी चेंज करवाओ ना, वहां से तो उस करवा लो। स्थिति में अगर अगर उसे 90 डेज में उसकी डीपी चेंज आएगी। डीपी दोबारा करेक्ट हो जाती है, उसके 90 हाँ डेज में डीपी दोबारा करेक्ट हो जाती है, तो वो फिर बच हाँ जाएगा जी, अकाउंट, तो ये फिर ये बच तो ये जाएगा तो सर। तो ये तो एक तरीके से चालबाजी भी हो सकती है। आप वही तो चालबाजी पकड़ने के लिए खन्ना जी आपको भेजा जा रहा है। अगर वो ट्रांजेक्शन ही नहीं कर रहा, बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, तब वो जी एनपीए की लिस्ट में आ जाएगा कि अभी इसकी डीपी कैसे बढ़ गई, ना परचेजिंग हुई ना सर कुछ हुआ। उसकी डीपी वो ऐसा होता है जो एक टेम्परेरी डेफिशिएंसी है स्टॉक स्टेटमेंट को लेके। सर उसकी हाँ जो डीपी निकली थी, उसकी डीपी जिस भी स्टॉक स्टेटमेंट के बेस पे निकाली वहां तक उसकी वर्किंग चल रही थी। हाँ अब चल रही थी। आप चल रही है ना, अब उसने जो स्टॉक स्टेटमेंट दिया ये क्वेश्चनेबल है कि उसका जब उसका मूवमेंट ही नहीं हुआ तो स्टॉक स्टेटमेंट कहां, वो इसमें लिख के दे देता कई बार कि जी मैंने बिजनेस किया, अकाउंट में पार्क होना रह गया मेरा। देखो दोनों हाँ बातों में फर्क है। अगर अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका बिजनेस नहीं चल रहा, उसकी जीएसटी में ठीक सेल बात जा है। रही है, उसकी बाकी चीज जा रही है, हाँ तो उसका स्टॉक कहीं ना कहीं आगे पीछे चल रहा होगा। तो अगर उसने एक बिल्कुल। रिवाइज स्टेटमेंट अगली डेट का दे दिया और बैंक ने उसके बेस पे उसकी डीपी बढ़ा दी, अब आपका बस क्वेश्चन ये है कि भाई डीपी बढ़ा रहा है और बैंक में पैसा आ नहीं रहा, अकाउंट में फोन नहीं कर रहा, तो वो हाँ हाँ टेम्परेरी डेफिशिएंसी में केवल लिख के दे देता है जी मेरा इस कारण से बैंक में नहीं जमा हुआ, या ये कारण हाँ रहे, जी, या हाँ। इस तरीके से कर दूंगा। तो वो आपको चेक तो करना, नहीं, वो वार्निंग हाँ क्या है कि डिसऑर्डर में कहलाएगा, लेकिन अकाउंट आवाज आपकी खन्ना जी थोड़ी सी ब्रेक होके आ रही है, तो मैं आपकी बात ज्यादा नहीं ले पा रहा। बाकी आप तो हमारे शहर से ही है, भाई बंधु है, तो आप डिसऑर्डर में मेरा ये जी कहना है कि जी डिसऑर्डर में ही कहलाएगा, लेकिन वो अकाउंट फिर भी हाँ हाँ ठीक है इरेगुलरिटी ठीक है। मेंटेन होगी ना अकाउंट में। इरेगुलरिटीज मेंटेन हो गई कि वो वेरीफाई नहीं करवा पा रहा, जो वो पेपर दे रहा वी आर नॉट सपोर्ट की वो पेपर जस्टिफाई है या जेन्यून है। वो कहीं ना कहीं हाँ आपका मैंने कहना है कि वो पेपर जो है उसके अकाउंट को बचाने के लिए डीबी स्टॉक बनवाया गया और हम उसको नहीं मान रहे, भी उसका बेस ही नहीं मिल हाँ रहा, या तो वो वो सारे फिर हमें इंटेंशन जीएसटी वगैरह सब लेके आए, नहीं तो उसे हम नहीं मानेंगे। तो आप वो वो जो इनडायरेक्टली बैंक ने उसे इनडायरेक्टली सपोर्ट किया टू अवॉइड हाँ दी एनपीए अकाउंट। ठीक, तो ये बिल्कुल मार्किंग करके आप चले, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये भी बन सकती है।
अच्छा, अभी जो हमारी बात थी खन्ना जी ने जो बताई उससे ये आगे बढ़ रहा हूं मैं यहाँ पर। डीपी वाली बात तो हो गई, ओवर लिमिट की बात हो गई। सर मेरा क्वेश्चन है, विद इन लिमिट चल रहा है, विद इन डीपी चल रहा है? अभी विद इन डीपी चल रहा है, कोई अकाउंट एनपीए मार्क हो रहा है, 90 दिन में कुछ भी क्रेडिट नहीं आया तो अकाउंट एनपीए है ही फ्लैश, ठीक है, क्रेडिट नहीं आया। लेकिन क्रेडिट कम आया तो वो एनपीए तब भी रहेगा, अगर जितना डेबिट लगा उससे कम क्रेडिट हुआ। मैं कहता हूं अगर 10,000 रुपए का ब्याज लगा है उसके अकाउंट में और 9,999 रुपए भी देता है तो अकाउंट एनपीए। लेकिन इसको कैलकुलेशन में मैं एक एग्जाम्पल रखना चाह रहा हूँ अरविंद जी और राजेश भाई साहब, आप जरा बताइएगा उस एग्जाम्पल में क्या पकड़ना की आप कोशिश करेंगे। सपोज सर, हाँ सर, मान लेते हैं सीसी अकाउंट में 10,000 रुपए महीने का इंटरेस्ट लग रहा है और इंटरेस्ट डे 1 पे लग जाता है। 31 तारीख तक सब क्रेडिट वेरेडिट जुलाई में सब आ रहा था। 1 अगस्त को 10,000 रुपए का इंटरेस्ट लग गया बैंक में अकाउंट में, पूरे महीने कोई क्रेडिट नहीं आया सर। अगस्त हो गया सर, सितंबर में जाके फिर इंटरेस्ट लग गया, सितंबर में कोई क्रेडिट नहीं आया। उसके बाद सितंबर के अक्टूबर आ गए, अक्टूबर में उसने क्रेडिट डेबिट लगने से पहले उसने 15,000 रुपए जमा कर दिए, फिर उसका डेबिट लग गया 10,000 रुपए का ब्याज, तो टोटल 10,000 लग के 30,000 लग गया सर। 15,000 वो दे चुका है, फिर उसने 5,000 और जमा कर दिए उसी महीने में, तो उसने 20,000 पे कर दिए। अब सर उसका ये कहना है कि जी मैं 20,000 रुपए दे चुका हूं और 10,000 रुपए का मेरा ब्याज है, तो मेरा अगस्त का भी आ गया, सितंबर का भी आ गया, अक्टूबर वाला जो अभी आपने लगाया फ्रेश वो बच रहा है बस। क्या मैं इस अकाउंट को 31 अक्टूबर में, लगभग 90 दिन पकड़ लेते हैं, डेज ना जाके मंथ पे चले गए अपन, अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्या मैं इसे 30-31 अक्टूबर को एनपीए मार्क कर सकता हूं कि इसमें टोटल डेबिट लगा 30,000 रुपीज का और क्रेडिट आया सिर्फ मात्र 15 और 5 मिला के 20,000, तो ये अकाउंट पीए जाएगा सर, एनपीए जाएगा? खन्ना जी आपके लिए भी है, अरविंद भाई साहब के लिए भी है, राजेश भाई साहब के लिए भी है। रिमोट था यार इसी वाला, देखो इधर। जी सर ऐसे तो देखो ऐसे में 2 में तो आई गया ये अकाउंट है, क्या गया सर? एनपीए पूछ रहे हैं। ऐसे में 2 में तो आई बनी रहा एक तरीके से देखा जाए, और एनपीए जो है बेसिकली सेंसिटिव अकाउंट हो गया ये, अब एनपीए नहीं होगा, एनपीए नहीं होगा क्योंकि और कोई मेंबर, क्योंकि उसका जो, हाँ क्योंकि उसका ओवरड्यू अभी उससे एक्सीड नहीं किया, उसकी लिमिट से एक्सीड नहीं कर रहा ना, इसलिए नहीं, लिमिट की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो एक क्राइटेरिया सर, 2 क्राइटेरिया आउट ऑफ ऑर्डर के, एक वाला हमने ओवर द लिमिट वाला बात कर ही लिया, अब हम बात कर रहे हैं क्रेडिट को लेकर, इधर नो क्रेडिट लास्ट 90 डेज और क्रेडिट आर लेस, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। ये भी आउट ऑफ ऑर्डर क्लैरिफिकेशन। अब आप इसमें ये मान सकते हैं उसने लास्ट के मंथ में तीन महीने में 20,000 रुपए जमा कर दिए, लेकिन हाँ, जो उसका अकाउंट था वो तीन महीने क्रॉस होने पे एनपीए हो रहा था, ठीक है ना, 3 महीने में उसका 30,000 अंडर में था, लेकिन वो 2 महीने में उसको पूरा कर चुका अपना उस वाले इंटरेस्ट को, ठीक है, और 3rd मंथ का जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ तब तो वो अकाउंट एनपीए की कैटेगरी में नहीं आया था। नहीं जाएगा ना आपके हिसाब से? चलो, और कोई मेंबर हमारे ऐड करना चाह रहे हैं, मैं फिर एक साथ आंसर दे दूंगा। हमारे हिसाब से जाना नहीं चाहिए जी, नहीं जाना चाहिए सर, एनपीए नहीं जाना चाहिए ना, नहीं जाएगा, और अलाउ बैंक वाले मानेंगे भी नहीं अगर है, सर मानेंगे नहीं, बैंक वालों को छोड़ दो, बैंक वालों को क्या देना है, बैंक वाले तो कुछ भी नहीं मानेंगे, फिर तो आप हमारी सेमिनार करना बेकार है, आप जाओ आप और हम अपना मिटाओ और आ जाओ। बैंक वालों को अगर हमें सुन के करना है तो राजीव बैंक वालों की तो सुनने की। जी सर, एनपीए का रीजन है ना सर, एक्चुअली उसने जो 20,000 इंटरेस्ट लगाया तब 3rd मंथ का इंटरेस्ट लग रहा था, उससे पहले ही वो पिछले वाले 2,000 एक तो जमा करा ही चुका था, तो एनपीए अकाउंट में डेफिनेशन से बाहर निकल गया वहां से। अरे खन्ना जी कुछ काम हमारे लिए छोड़ दो, सुनो एक एक्सक्यूज मी सर, ये जो इनहेरेंट वीकनेस अकाउंट में इंटरेस्ट सर्व नहीं कर पा रहा है, हाँ राइट वीकनेस की बात तो मैंने समझ ली सर, पीए और एनपीए की बताओ मुझे आप पहले। इनहेरेंट वीकनेस अकाउंट में एनपीए है, इनहेरेंट वीकनेस एनपीए आरबीआई की सर्कुलर के हिसाब से सर, ये इनहेरेंट मतलब सर का कहने का तात्पर्य है कि सेंसिटिव मोड में जा रहा है अकाउंट सर, वो जिस भी मोड में जा रहा है, ये आईरेक के हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड एनपीए अकाउंट है, मैं भी यही करूं, आईरेक के हिसाब से एनपीए। अब क्यों है वो सुनो सर, यहाँ पर है ना टर्म लोन वाला सिस्टम नहीं चलता कि उसने पेमेंट किया और पहले वाला अगस्त वाला रिकवर हो गया, सितंबर वाला हो गया। 90 दिन का ब्लॉक पीरियड कोई भी उठा लो आप, 1 अगस्त से अगर मैं 30 अक्टूबर जा रहा हूँ, ये मेरा 90 दिन का पीरियड है, और जैसे ही मैं फिर 31 अक्टूबर पे जाऊंगा तो मेरा 2 अगस्त हो जाएगा, वहां से 3 अगस्त से चलूंगा तो 1 नवंबर हो जाएगा, 4 अगस्त से चलूंगा तो 2 नवंबर हो जाएगा। 90 दिन का ब्लॉक पीरियड 1 घटता है और 1 दिन बढ़ता है,
उस 90 दिन के ब्लॉक पीरियड में जितना डेबिट लगा है वो किसी भी दिन लगाओ सर, अब डेबिट का टोटल कर लो, और क्रेडिट जब भी लगाओ उसका टोटल कर लो। अगर क्रेडिट की अमाउंट डेबिट की अमाउंट से कम है तो अकाउंट एनपीए। मैंने नंबर ऑफ टाइम एनपी करे सर इसके आईआरएक के हिसाब से, आईआरएक के हिसाब से, ठीक है सर। तो ये अपने को अकाउंट को एनपी मार्क करना है। इसमें जो हम कई बार हम भी सोच रहे हैं, मैनेजर साहब भी वो हमें बताता है जी 2 महीने का तो आ गया, 1 महीने तो रुक गया। सीसीओडी के अकाउंट में टर्म लोन वाला सिस्टम नहीं चलता कि पहले वाला मिल गया बाकी वाला बच रहा है। उसके अंदर चलता है 90 डेज का ब्लॉक पीरियड। तो ब्लॉक का आपको उठाना है, ब्लॉक चेंज होता रहता है, एक एक दिन आगे बढ़ते रहता है, ब्लॉक अपने आप में बदलता रहता है। तो किसी भी ब्लॉक का 90 दिन का पीरियड उठा लो, वो अकाउंट एनपी हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी वो पैसे दे रहा है तो उसके अपग्रेड के रूल आपको चेक करना है। सिंपल थ्योरी है सीसीओडी। और इसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया आईआरएक पे, ऐसे में 0, 1, 2 हमारे पास सब आ गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं सर, ये बताओ कि अगर कोई अकाउंट एनपीए हो गया तो हो गया, पिछला इंटरेस्ट उसका रिवर्स हो गया, अगर नहीं मिला था आगे का इंटरेस्ट लगना बंद हो जाता क्योंकि कैश में। मैं कहता हूं कोई अकाउंट एनपीए हो गया जुलाई से और मार्च में आके उसने कुछ पैसे दे दिए, स्टिल अकाउंट एनपीए है और देने के बाद भी एनपीए है, तो सर जो उसने पैसा दिया वो इंटरेस्ट के अगेंस्ट पहले जाएगा या प्रिंसिपल के अगेंस्ट? क्योंकि उस 6-7 महीने का इंटरेस्ट भी तो रुक रहा होगा ना, इंटरेस्ट के सर देखो प्रैक्टिस इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही जाती है आप और हम उससे सहमत है, लेकिन एक बार बैंक का इस पे है ना एमआरएल में मंगवा ले, क्योंकि इसमें जो आईआरएक में लिखा हुआ है उसमें ये नहीं लिखा कि प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा, उसमें लिखा है अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड जो है वो फर्स्ट, वो डिपेंडिंग अपॉन द बैंक पॉलिसी। अगर बैंक की पॉलिसी इंटरेस्ट फर्स्ट है तो इंटरेस्ट फर्स्ट, प्रिंसिपल फर्स्ट है तो प्रिंसिपल फर्स्ट। तो प्लीज आप इस पे कहीं ऐसा मिले कि इंटरेस्ट की जगह प्रिंसिपल से सेट ऑफ किया है तो आप उस पर उनकी पॉलिसी मांग ले और तभी आप इस पे आगे बढ़े, क्योंकि इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही होगा। तो आईआरएक सिंपल बोलता है कि आप इस पे बैंक पॉलिसी को आप चेक करें। अच्छा चलिए सर और आगे केस करते हैं। अभी बैंक क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी का सिस्टम रखता है। कोई भी लोन दिया गया उसकी प्राइमरी सिक्योरिटी भी आपको पता है जिसके लिए दिया गया, हाउसिंग है, कार है, कुछ भी है। सेकेंडरी में वो कोलेटरल सिक्योरिटी रख लेता है। बैंक ने जो भी सिक्योरिटी ली और उसका कोई वैल्यूएशन करवाया बैंक ने, तो वो सिक्योरिटी की वैल्यू मान लेते हैं लोन से तो ज्यादा ही होगी। सिक्योर्ड लोन है 10 लाख का, 15 लाख की वैल्यू है सिक्योरिटी की। अब किसी भी कारण से आप पे ऐसा डाटा या आपका रिवैल्यूएशन हुआ या बाद में हुआ, करवाया बैंक ने सिस्टम में, अगर वैल्यूएशन जो है सर 50% से कम वैल्यू आता हो, दैट वैल्यू विच इज द असेस्ड बाय द बैंक इन देयर सिस्टम ये प्रीवियसली, तो सर वो अकाउंट जो है वो 50% से सीधे नीचे जाएगा तो डाउटफुल कैटेगरी में चला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अगर सिक्योर्ड लोन है और सिक्योरिटी की वैल्यू 50% से नीचे घट गई तो डायरेक्टली सर, तो एक इसका भी ध्यान रखें, वो डाउटफुल की कैटेगरी के अंदर जाएगा सीधा। और अगर उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू 10% से भी नीचे हो गई, यानी 50 से नीचे तो आई, तो वो लॉस में चला जाएगा सर। ये सिक्योरिटी बेस पर भी हमें देखना है, टेक्निकल ग्राउंड पे भी हमें देखना है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पे भी हमें देखना है। अच्छा एक पोर्शन मेरा और रह गया, वो भी समझ लेता हूं सर। इंटरेस्ट रिवर्सल को लेके दोबारा बताऊंगा। किसी ने 1 अप्रैल में कोई लोन लिया, अप्रैल मई की टर्म लोन है, 2 किस्तें टाइम पर दे दी, नहीं चलो नहीं दी, दोबारा लेते हैं। 1 अप्रैल को लोन लिया, उसमें 6 महीने का मॉनिटोरियम पीरियड दे रखा है, हाउसिंग लोन है कुछ भी है, तो इंस्टॉलमेंट उसकी शुरू होनी है 1 अक्टूबर से, या अक्टूबर जो भी डेट है। अब उसने अक्टूबर से डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर डिफॉल्ट हो गया, वो अकाउंट एनपीए में चला गया। एनपीए में जाते ही आगे का इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। इंटरेस्ट कितने महीने का रिवर्स होगा ये एक सवाल आता है जी। आनंद जी इंटरेस्ट कितने महीने का रिवर्सल होगा? सारा ही रिवर्स कर दो, सारा ही रिवर्स कर दो, ठीक है, बढ़िया बात है सर। सर इस पे नहीं, जिस डेट से, तो सर उसके बाद तो इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा सर। जिस डेट पे एनपीओ हुआ वहां तक का सारा ये पूछ रहे हैं, जितना भी इंटरेस्ट है वो नो के नो, पैसा तो दिया ही नहीं ना उसने कभी भी अकाउंट में, तो जितना इंटरेस्ट लगा वो सारा रिवर्स होगा, ऐसा कुछ मेंबर का कहना है सर। इसमें क्लैरिटी दे दूं मैं आपको, जो मॉनिटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट होता है वो कैपिटलाइज होता है, वो रिवर्स नहीं होगा। एक मिनट, मॉनिटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट रिवर्स नहीं होगा, दैट शुड बी कैपिटलाइज ओनली। तो आपको जो
मोरेटोरियम पीरियड जहां से उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई शुरू हुई है वहां के बाद का इंटरेस्ट आपने जो लगा दिया था 90 डेज के चक्कर में वो लगा रहा उस अकाउंट में, वो रिवर्स करना आपको, शुरू के 6 महीने का नहीं करना। तो 9 में से 3 महीने का रिवर्स होगा, 6 महीने का नहीं होगा। ठीक है। तो सर ये कुछ चीजें हमने अभी आईरैक की मोटी मोटी पकड़ी है, कुछ अब केसीसी की भी बात कर लेंगे। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं दोबारा, और अगर कर पाऊंगा तो केसीसी के बारे में क्या समझ सकते हैं एक बार हेडिंग भी देख लेते हैं इसको। तो ये एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने ये सब कर लिया नहीं किया। एक बार सुमित सर को फोन कर लेना, उनका फोन आ रहा है। ये इनकम रिकॉग्निशन भी बता दिया मैंने आपको, एसएमए 1-2 को सर 2-1-2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप देखिए जो अकाउंट ऐसे है जो रिवॉल्विंग फैसिलिटी नहीं होते यानी टर्म लोन, उनमें 3 रिपोर्ट बनती है, एसएमए 0-1-2 और यहाँ पर बनती है एसएमए 1 and 2। इनकम रिकॉग्निशन रिवर्सल में बता चुका हूँ, एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट वगैरह सब वही किया है। कुछ चीजें इसमें रह गई होगी तो वो अपन जो है प्रोविजन आपको चेक नहीं करना है, तो प्रोविजन के चक्कर में कोई आपको सेंट्रलाइज होता है। तो सर ये मेरा पहले वाला पीपीटी तो लगभग मैंने आपको कंप्लीट कर दिया डिस्कशन लेके। मैं एक दूसरा केसीसी का पीपीटी भी दिखा रहा हूं, पर पहले डिस्कशन जनरली करेंगे फिर देख लेंगे, और वो पढ़ने लिखने का काम के लिए मैं पहले आपको सब चीजें बता चुका हूं। तो अपन जो है ना एक चीज इसमें सब ले लेते। दूसरी पीपीटी भी चलानी है। हाँ अरविंद जी ये दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे? नहीं अभी नहीं आई। अभी नहीं आई। शेयर मीटिंग जहाँ चल रही है क्रोम पे, यहाँ पे शेयर इस पे टिक कीजिए, शेयर। अब उसको चलाएंगे पीपीटी पे। अब देखिए अरविंद जी, हाँ अब आ रही है सर। अब आ रही है ना? तो मैं दिखा पहले रहा हूं थोड़ा सा आइडिया के लिए, फिर अपन जो है ना डिस्कशन नॉर्मल रखेंगे फेस टू फेस। सर जब एग्रीकल्चर एडवांसेस की बात आती है तो मैं इसको 3-4 कैटेगरी में बताता हूँ। पहला तो हमें एग्रीकल्चर एडवांस का कुछ बैकग्राउंड समझना है, जैसे यहाँ पीएसएल लिखा हुआ है उसमें एग्रीकल्चर एक पार्ट है, कुछ डेफिनेशन आ रही है, फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी मैं बताऊंगा आपको। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम लोन क्या होता है। केसीसी के बारे में हम बात जब करेंगे तो केसीसी का इंट्रो भी पढ़ेंगे, उसका क्राइटेरिया भी कवर करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, फिक्सेशन की बात करेंगे, इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करेंगे, पीएनपीए की बात करेंगे। तो मेरी स्लाइड में क्या क्या अवेलेबल है विद इलस्ट्रेशन ऑफ एनपीए, इंटरेस्ट सबवेंशन, वो सब मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पीपीटी पढ़ने का मुझे कुछ ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा, पर डिस्कशन करना चाहता हूं। तो ये दिखाने का पर्पज ये था कि अपने पास चीजें अवेलेबल है, लेकिन हम इसमें अब मेरे ख्याल से पीपीटी नहीं आ रही होगी, है ना अरविंद जी? हाँ अब नहीं आ रही। नहीं आ रही है। चलो व्यूवर्स देखो, मैं जो हमारे मेंबर्स हैं मैं उनसे गुजारिश की, मैं उसमें कंचन मैम भी ज्वाइन कर लिया है, उनका भी स्वागत। सर जी मैम। मॉरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं क्या अपने? हाँ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, दोनों की कंसेंट से मिलके। कितने मतलब कितने पीरियड के लिए हो नहीं सकता है? देखो कितने पीरियड के लिए ऐसा नहीं लिखा है, फिर सीधा सीधा सवाल आता है जिसका आप बात कर रहे हैं रीफेसिंग या रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। लेकिन कभी कभी जेन्युइन रीजन होते हैं, जो 6 महीने का आपने पीरियड दिया, क्योंकि अभी तो अकाउंट बिल्कुल फ्रेशर अप है, अगर वो 3 महीने खराब होने की वजह से आपने उस अकाउंट को कराया तो वो रीस्ट्रक्चरिंग के नॉर्म्स पे जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसके 6 महीने हुए थे या उससे पहले उसने मोरेटोरियम पीरियड बढ़वा लिया बैंक से रिक्वेस्ट करके कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, या मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होनी थी वो नहीं हुआ, या कुछ भी रीजन है, तो वो एक तरीके से रिवाइज टर्म्स कंडीशन का पार्ट है। तो वो बैंक की और उनकी अंडरस्टैंडिंग पे अप्रूवल कहां से लिया है, सेंशन अथॉरिटी कौन सी है, वो हमें चेक करना पड़ेगा प्रोसेस, और किस ग्राउंड पर उसको दिया गया। बट अगर अकाउंट इरेगुलर होने की वजह से कोई रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो उस पर रिस्ट्रक्चरिंग और रीफेसिंग के कंसेप्ट चलते हैं। ओके ठीक है, ठीक है सर। अभी थोड़ा सा केसीसी ले लेते हैं, एग्रीकल्चर एडवांस की बात कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे जी, 4 पार्ट में इसको डिस्कशन को लेने जा रहे हैं। अरविंद जी मैंने बहुत देखा है कि अपने पास जो है ना, जब हम किसी एग्रीकल्चर बेल्ट पे जाते हैं तो हमारा माइंड मेक हो जाता है कि भाई इसमें जो है या तो सारे अकाउंट डूबे हुए हैं, या सारे अकाउंट को अगर है तो सही है, और कोई भी अकाउंट एनपीए नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम से बाकी चीजें हैं,
और एक बड़ी दिक्कत हमारे साथ क्या आती है, जब इसका हम LFR जब फिल करते हैं तो एग्रीकल्चर एडवांस में हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये रहती है कि उसमें लिखे क्या, सैंक्शनिंग डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर आपको मेन पार्ट पता चलेगा, वो मेन पोर्शन होता है सर उसमें KCC भी। अब KCC की बुकलेट होती है पूरी, और बुकलेट में आपको ईमानदारी से बताऊं, मेंबर्स को देखने में हम जैसों को कई बार तकलीफ होती है, क्योंकि हम उसको थोड़ा सा, जब हम अपने अर्बन सिटीज में वर्किंग में भी रहते हैं तो हम या तो फाइनेंस नहीं करवाते उनको, जो भी रीजन बिहाइंड दैट, हम अपने स्टाफ को लगा देते हैं कि आप चेक करो। सर स्टाफ आपसे पूछता है कि इसमें क्या देखना है, हमें खुद नहीं पता होता, तो बड़ी परेशानी है। और उसको गेहूं पे मिला है, कौन सी फसल कब हुई है, रबी कब है, खरीफ कब है, हमें कोई मतलब नहीं सर किसी किस्म का। इसका स्केल ऑफ फाइनेंस कहाँ से आया, लिमिट कैसे बनेगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मैं अपने आधे घंटा में करीबन लूंगा आपका इसमें, फिर अपन ओपन सेशन रख के खत्म करेंगे इसको जैसा आप कहोगे। तो मैं इसको 4 फेज में पढ़ाता हूं सर, KCC को, एग्रीकल्चर को। पहला थोड़ा बैकग्राउंड लेंगे जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने में मदद करेगा। दूसरा, नए डॉक्यूमेंटेशन या फ्रेश एडवांसेस, खासतौर से KCC दिए कैसे जाते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे चेक करोगे, और उसी के हिसाब से आपका LFR फिल होगा, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तीसरा, NPA बात करेंगे, एग्रीकल्चर एडवांसेस में NPA नॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे होता है, कितना पीरियड लेना चाहिए। चौथा, हम इस पे जिस सर्टिफिकेट को साइन करके आप सबको हमें आना है, वो है इंटरेस्ट सबमिशन, वो कितने तरीके के होते हैं और उसमें कौन सी बात चेक करने लायक है, उसकी चेकलिस्ट क्या होगी, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला फेज सिर्फ सुनने का, इसमें ज्यादा डिस्कशन की बात नहीं है। भारत सरकार की बात करें या किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, किसी भी सेक्टर को बूम करना होता है तो उसको कम रेट का या फ्री का या सब्सिडी का पैसा देना पड़ता है भारत सरकार को। ऐसे एरियाज को बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स, या जहां पर गवर्नमेंट चाहते हैं कि ये एरिया डेवलप हो। मोर देन 55% ऑफ द आवर कंट्री फोर्स जो है अभी भी गाँव में किसानों में काम कर रही है। तो किसी को बूम करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनको फंडिंग दिया जाए, और फंड बैंक के माध्यम से ही दिया जा सकता है, चाहे वो कॉमर्शियलाइज बैंक है, चाहे वो नाबार्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, RRB बैंक से, कोई भी है। तो एक सिस्टम चलता है RBI का, वो हर बैंक को जिस कैटेगरी का होता है उसको एक टारगेट देता है कि आपको अपने टोटल एडवांस का इतना पोर्शन आपको प्रायोरिटी सेक्टर में फाइनेंस करना जरूरी है, जिसको PSL बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो एक वर्ड आया सर PSL। जैसे कॉमर्शियल बैंक का 40% का टारगेट है, RRB बैंक का 75% का टारगेट है, तो उनको ये टारगेट दिया जाता है, आपको इस टारगेट को अचीव करना है, नहीं करने पर RBI बहुत सारे तरीके के कॉम्प्लिकेशंस बैंक के ऊपर या सिस्टम चार्जेस लगा देता है। अभी हम ये क्या करते हैं कि PSL में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर तो आता ही आता है, और एग्रीकल्चर में सिर्फ क्रॉप नहीं आता है, एलाइड सर्विसेज एक्टिविटीज सब आता है। यानी कि अगर आप कोई हैंड पंप ले रहे हैं, कोई ट्रैक्टर ले रहे हैं, कोई डेयरी फिशरी की बात कर रहे हैं, ऑल आर द कवर द एग्रीकल्चर पार्ट। करीबन सब स्टैंडर्ड में बात करूं तो 18% का टारगेट है इसका एग्रीकल्चर में, प्रायोरिटी सेक्टर का, और उसमें भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का 10% का टारगेट है। छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में, लाइबिलिटीज ग्रुप में ये देखा होगा। तो ये सब प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है। मार्जिनल फार्मर वो होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, स्मॉल फार्मर वो होता है जिसपे 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन है। इन सबके लिए एग्रीकल्चर हमने कर लिया, लेकिन इसके अलावा चाहे MSME हो, मुद्रा लोन आपने देखे होंगे बहुत सी जगह, चाहे आप इसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात करें, हाउसिंग डेवलपमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट ने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है PSL में क्या क्या फॉल करेगा। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो मेरे 25 पेज की थ्योरी है, जो मैंने आपको गाइडेंस नोट बताया चैप्टर नंबर 10। सर मैं अपनी सोर्स साथ में बता के चल रहा हूँ, किसी को वेरीफाई करना हो वहां से कर ले। तो आपको ये सारी चीजें मोटा मोटी सर प्रायोरिटी सेक्टर होती है, और उसमें मेन बड़ा पोर्शन होता है एग्रीकल्चर। इसलिए आपने देखा होगा जितने RRB बैंक है उनका टारगेट जल्दी पूरा हो जाता है, बट बाकी बैंकों का, नेशनल बैंकों का, कुछ बैंकों का नहीं हो पाता है। तो वो क्या करते हैं, इसका भी एक सिस्टम बनाया हुआ है, किसी को फोर्सफुली थोड़ी ना लोन बांटेंगे। तो उसका सिस्टम है सर PSLC, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। ई-कुबेर का RBI का पोर्टल है जिसमें बैंक और बैंक आपस में डील करते हैं। जिसका टारगेट ज्यादा होता है वो प्रीमियम पे अपनी सिक्योरिटी बेच देता है, जिसपे कम होता है वो खरीद लेता है, और उसमें ट्रेडिंग भी संभव है। यानी RRB बैंक भी अपने PSLC बेचते रहते हैं और खरीदते रहते हैं। इस माध्यम से भी टारगेट पूरा कर सकते हो। इसका भी एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम फ्रेम में आपको PSLC से टारगेट पूरा करना होता है। इसका कुल मिलाकर एक थ्योरी बनी। सबसे पहले आया PSL के अंदर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अंदर बता दूं 2015 तक 2 तरीके की एडवांस कैटेगरी होती थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्रॉप, इनडायरेक्ट मतलब अदर। अभी सब 3 कैटेगरी हो गई है, फार्म क्रेडिट, और आपके एग्रीकल्चर में जो एंसिलरी एक्टिविटीज है यानी सर्विस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू,
और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर आपने कोल्ड स्टोरेज वगैरह को रखना है, या हैंड पंप है, मशीन से बाकी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिल गया, क्रॉप्स के लिए मिल गया फार्म क्रेडिट जिसको बोलते हैं, और एक लास्ट हमने आपको बताया सर्विसेज, एंसिलरी सर्विसेज एग्रीकल्चर। फार्म क्रेडिट के अंदर फॉल करता है और वो है आपका, बहुत सारी चीजें है उसमें, एक आता है केसीसी। तो सर मैं जाके रुक गया, आपकी बात कहां पर, इजी अप्रोच पे दिया जाने वाला लोन है जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। तो हम चले कहां से सर, पीएसएल से लेके हम एग्रीकल्चर में गए, एग्रीकल्चर में फॉर्म क्रेडिट पे गए और फॉर्म क्रेडिट के अंदर हम मेन केसीसी के अंदर आ गए। तो एक छोटा सा बैकग्राउंड है। अब चलते हैं सर केसीसी के बारे में। जो किसान का क्रेडिट कार्ड बनता है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका हमारा कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड बना हुआ हो, विद इन लिमिट हम उसको यूज कर ले, पेमेंट करते, फिर उतनी लिमिट हमें फिर मिल जाती है। तो इसी तरह जब किसान का कार्ड बनता है तो वो कार्ड 5 साल के लिए बनता है। पहले साल की लिमिट उसको आज सैंक्शन हो जाएगी, डिस्बर्स हो जाएगी, दूसरे साल की लिमिट भी आज ही फिक्स हो जाएगी 10% बढ़ा के, फिर 10% बढ़ा के, फिर 10% बढ़ा के, फिर 10% बढ़ा के। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है कि किसी की केसीसी आपने 2 लाख की देखी होगी, विपुल भाई आ गए, किसी की केसीसी आपने 2 लाख की देखी होगी, किसी की 10 लाख की देखी होगी, किसी की 15 लाख की। तो आपको क्या लगता है 2 लाख की लिमिट क्यों है उसकी? उसको 2 लाख रुपए चाहिए थे इसलिए उसने 2 लाख का लोन लिया। 10 लाख वाले को 10 लाख की जरूरत थी, 10 लाख का लिया। सर ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल क्या होता है, किसान जाता है क्योंकि सबसे सस्ता लोन है ये, अगर सही से चलाया जाए तो इसका इफेक्टिव रेट 4% है और 4% पे लोन मिल रहा है, एफडी का रेट भी इससे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो किसान है ना सर, वो जाके बैंक में बोलता है जी मुझे जितना भी दे सकते हो मेरा कार्ड बना दो, है ना, मेरा लिमिट बना दो। तो किसी को 2.72, किसी को 2.80 वो इसलिए बनता है कि वो मैक्सिमम बनवाता है। तो इसका मतलब लिमिट किसी पर बेस है। तो किस पर बेस होगी लिमिट बताइए? किसी का 2 लाख, किसी का 10 लाख। अब ले लेते थोड़ा इंटरेक्शन कर लेते। विपुल जी ने लेट ज्वाइन किया, विपुल जी बताएंगे। वो उनका कैश एंड कैरी वाला जो सिस्टम होता है ना कि फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो उसका कुछ नॉर्म्स होते हैं कि उसको इतना % पैसा दिया जा सकता है, मतलब इतना खेत होने पर इतना पैसा दिया जा हाँ, सकता है। खेत होने पर, यानी कि आप कुल मिला के कह रहे हो लैंड के एरिया पर उसका डिपेंड करेगा। हाँ, फिर उसमें वो कौन सी क्रॉप्स बोएगा, क्या चीज करेगा, जी, हाँ। फिर उसका एक स्केल फाइनेंस से होता है। ठीक, उनके पास तो अभी रहता है डिटेल। तो कुल मिला के पहले तो ये समझ में आया, उसके बाद जमीन होनी चाहिए। हाँ जी। अगर किसी पे 5 हेक्टेयर जमीन है, किसी पे 8 हेक्टेयर जमीन है, किसको लोन ज्यादा कम मिलेगा? 8 वाले वाला जो सिस्टम होता है ना कि फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो उसमें कुछ नॉर्म होते हैं कि उसको इतना % पैसा दिया जा सकता है, मतलब इतना खेत होने पर इतना पैसा दिया। लैंड एरिया काउंट होता है उसमें सर लैंड के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन कौन सी क्रॉप लगाएंगे, कितने ड्यूरेशन के लिए, नेचर ऑफ क्रॉप, स्केल ऑफ फाइनेंस जी होता है। मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ इसको। जो सर लैंड है आपका, पहली बात तो लैंड की जगह उसको सही वर्ड यूज करेंगे, कल्टीवेटिव लैंड। किसी पे जमीन तो है लेकिन उपजाऊ जमीन नहीं है, तो सर उसको केसीसी नहीं बनेगा। या उसके पास 5 हेक्टेयर में 4.5 हेक्टेयर की उपजाऊ जमीन है। बिल्कुल भाई आप थोड़ा सा म्यूट कर ले, आई थिंक आपका दूसरा फोन भी साथ में चल रहा होगा, तो वो मेरी आवाज मुझे लग रहा आ रही है। बिल्कुल जी, नेचर ऑफ क्रॉप, नेचर ऑफ क्रॉप, एसआर से वो उस क्षेत्र के उसके नियम। बिल्कुल भाई साहब थोड़ा सा म्यूट करेंगे आपका सिस्टम, या किसी और का ऑन हो रहा है, मुझे नहीं आइडिया। मुझे ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड में आवाज आ रही है सर। चलो अब सही है, ठीक है सर। तो सर क्या हुआ कि सबसे पहले तो लैंड होना चाहिए, लैंड उसका कल्टीवेटिव लैंड देखा जाएगा, फिर वो बताएगा बैंक में जाके कि मुझे जो है ना, हालांकि वो कुछ नहीं बताता, सब बैंक मैनेजर खुद ही फिल करते हैं। फिर वो बताता है कि मुझे जो है ना इस वाली लैंड पर, सारी लैंड पर कुछ पोर्शन पर। बिल्कुल जी ठीक है। आई थिंक उन्होंने 2 जगह चला रखा है, एक फोन ज्यादा आ रही है। अरविंद जी हाँ, आप चेक करो ना जरा, म्यूट करवा दो। आज जीएसटी की छुट्टी है। बस मेरे अलावा किसका ऑन हो रहा है साउंड? अब ठीक है, अब नहीं आ रही किसी, नहीं आ रही, अब नहीं आ रही। विशाल जी का शायद, चलो ठीक है, नहीं आ रही। तो सर सबसे पहले चेक करेंगे लैंड कितना है,
उसके हिसाब से वो बताएगा मुझे इस पे पूरे पे गन्ने बोना है, मुझे रबी की फसल करनी है, खरीफ की फसल करनी है, फिर उसकी बात आएगी, फिर उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केल ऑफ फाइनेंस का जो आता है एसएलबीसी की तरफ से। अभी हम आगे चलते हैं, हालांकि इसकी टेक्निकल कमेटी अलग होती है, हर स्टेट का एक एसएलबीसी होता है, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, वो सर्वसर्वा है। एसएलबीसी ये बताता है कि आपके यहाँ पर या उसी की डायरेक्शन में आगे चलोगे तो आपको मिलेगा कि किस क्रॉप पे स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से किस क्रॉप पे क्या रेट पर हेक्टेयर मिलता है। मान लो गन्ने पर 1,96,000 रुपए का पर हेक्टेयर का आपको मिल रहा है, या दाल पे 32,000 का रेट मिल रहा है, किसी में 40,000 का रेट मिल रहा है, तो कार्ड ऐसे बनता है सर, हमें पहले चाहिए उसका लैंड कल्टीवेटिव, उसमें कौन सी क्रॉप, मल्टीप्लाई विद स्केल ऑफ फाइनेंस, तो एक अमाउंट निकल के आ गई, लेट्स से 10 लाख रुपए की अमाउंट आ गई। अब इस 10 लाख रुपए की सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, मैंने ही अपने आप को म्यूट कर लिया, मुझे लग रहा है औरों के करवाने की जगह। हेलो, अब आ रही है सर सीमा बंसल जी? जी आ रही है। अच्छा, मुझे लगा मैं विपुल जी को बताते बताते अपने आप को मैंने म्यूट कर लिया। कोई बात नहीं सर, मैं दोबारा बता देता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे जो कार्ड बनता है केसीसी का, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना रहे डॉक्यूमेंटेशन को लेके, तो उसमें हमें पहले चाहिए उस पर लैंड पोर्शन कितना है। अब लैंड पोर्शन वेरीफाई कहां से होगा, वो भी बता दूंगा, आके कुछ भी बोल दे मेरा इतना लैंड है तो ऐसे नहीं पता चलेगा, या वो बोल दे मुझे कोई भी फसल बोनी है तो ये भी नहीं पता चलेगा। सर अब तो भूलेख का पोर्टल है, और आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, इंतखाब आपने सुना होगा, उसमें पता चलता है उस पर उपजाऊ भूमि है तो कितनी है। फिर आपने खसरा खतौनी वर्ड सुना होगा, खसरा खतौनी से उसका टाइटल क्लियर होता है, साथ में पिछली कौन सी फसल बोई गई थी वो उस पर लिखा हुआ होता है। तो खसरा खतौनी इंतखाब करके अगर एक से ज्यादा लोगों की जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसमें हिस्सा पाटा भी बांटा जाता है, उसकी भी रिपोर्ट लगती है। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि एक फार्मर है जो केसीसी कार्ड बनवाने आया है, उस पर कल्टिवेटिव पोर्शन लैंड कितना है, उस पर कौन सी फसल उगती थी या उगाने की बात है, उसका स्केल ऑफ फाइनेंस एसएलबीसी का कितना है, वो सब मल्टीप्लाई होकर उसमें 10 और 20% जोड़ लो तो ये लिमिट बन गई फर्स्ट ईयर की। मान लेते हैं 10 लाख बेस था, 30% जोड़ के 13 लाख हो गया। फिर सेकंड ईयर की लिमिट आएगी, इसका 10% वो हो जाएगा 1430, ऐसे सोन कर लीजिए, सपोज 18 लाख पे आप पहुंच गए, तो सर ये हमारी लिमिट बन गई। यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपसे रेस कर रहा हूं, आपने करे होगी ऑडिट तो बता पाएंगे। ये पहले इस क्वेश्चन में और चीज एक ऐड कर देता हूं। पहले सर 1,60,000 की लिमिट थी, अब वो लिमिट बढ़ के 2 लाख हो गई है 1 जनवरी 2025 से। हो तो पिछली बार गई थी, लेकिन आप उसे ध्यान रखना कभी नहीं दिया हो। अगर 2 लाख रुपए से ऊपर का केसीसी है तो उसके अंदर मॉर्गेज होगा, 2 लाख से नीचे पे जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का लोन है तो उसमें सिबिल के साथ साथ क्रिफ या कोई और एजेंसी की रेटिंग की रिपोर्ट लगेगी। 10 लाख से नीचे गया तो नहीं लगेगी। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक आ रहा है, हमें पूरे एग्रीकल्चर में जहां पर भी लिमिट के बेस पर कोई चार्जेस या कोई नॉर्म्स चेक करने हैं, वो फर्स्ट ईयर लिमिट है या फिफ्थ ईयर है। लेट से फर्स्ट ईयर लिमिट 1.5 लाख है और फिफ्थ ईयर 10% बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख आ रहा है उसका, तो हम जो भी चेक कर रहे हैं वो 1.5 लाख के हिसाब से आज उसे फाइनेंस मिला, और ये 2.5 लाख के हिसाब से चेक करेंगे। बताइए प्लीज। 2.5 लाख के हिसाब से करें, 2.5 लाख के हिसाब से करें, लास्ट ईयर की जो लिमिट, लास्ट ईयर के हिसाब से। और किसी का कोई इसमें सबमेंशन आई थिंक नहीं है। बिल्कुल सही है अरुण भाई, हम इसमें जो भी कंसिडर करेंगे वो फिफ्थ ईयर के हिसाब से कंसिडर करेंगे, ये हमें अपने को ध्यान रखना। तो हमने एक चीज क्लियर कर ली, साथ ही साथ हमें कुछ और डॉक्यूमेंट देखने हैं उसके। नो ड्यू सर्टिफिकेट देखना है, आगे समझ सर? हाँ तो आ जाए। नो ड्यू सर्टिफिकेट जो है सर, नो ड्यू सर्टिफिकेट हमें चेक करना है। अभी तो सब सिविल पे आ जाता चढ़ के। अगर मान लीजिए इसमें जरा सा एक क्वेश्चन था कि जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो हर एक स्टेट वाइज डिफरेंट है या पर्टिकुलर उसकी स्पेसिफाइड या आईआरसी के नॉर्म से, ये एसएलबीसी को फॉलो करेंगे उसके अंदर? नहीं, ये वाली तो आपकी फिक्स है सर, 2 लाख वाली, 10 लाख वाली मॉर्गेज वाली तो आप एक, हाँ जो हम फिक्स करेंगे वो स्केल ऑफ फाइनेंस वेरी करेगा। स्केल ऑफ फाइनेंस जो है वो हर एक स्टेट का अपना अपना है, वो आपको कंसिडर करना है। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट के, मेरा मतलब यार क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो आरबीआई ने सैंक्शन करी वो तो अलग बात है, लेकिन एसएलबीसी भी देखेगी क्या उस क्षेत्र के अंदर इतने लोन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है।
नहीं, मुझे वो तो उसने स्केल ऑफ फाइनेंस में डाल, सर वो तो उसने स्केल ऑफ फाइनेंस में डाल दिया ना। वो तो हाँ। कहीं पर गन्ने का रेट मान लो 1.5 लाख है तो कहीं पे 2 लाख है, आप ऐसा समझो। हाँ हाँ हाँ, उसकी राइट राइट। कॉस्टिंग के हिसाब से, उसकी कॉस्टिंग कम ज्यादा है जो भी है वहां पर, तो वो तो उसके स्केल ऑफ हिसाब से फाइनेंस वो में। डिसाइड। नहीं, उसके हिसाब से तो हमने उसका लिमिट फर्स्ट ईयर और 5th ईयर डिसाइड कर लिया। अब ठीक हम कह ठीक रहे हैं जो बाकी जगह हमें चाहिए चीजें, वो फर्स्ट ईयर वाली काउंटिंग को बेस बनाए या 5th वाले को बेस बनाए, हम ये कह रहे हैं सर। तो उसमें 5th वाला बनेगा, तो उसमें हमारा 5th वाला बनेगा, ये हमने बनाई है कंडीशन। ठीक है सर। अब और आगे चलते हैं सर। तो अभी क्या हुआ, हमने यहाँ पर कुछ पेपर्स और चेक करने हैं, किसी और बैंक से लोन लिया नहीं लिया वो सब आपको मिल जाएगा सिबिल पर। लेकिन अभी भी क्या होता है, क्योंकि अब सब ऑनलाइन हो गया, सब अपडेटेड कर दिया कॉमर्शियल बैंक ने। लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है या भूमि ग्रामीण बैंक है, तो आपको उनसे, अगर सेम गांव में सेम एरिया में है, तो उससे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाली जो चीज हम लेते थे वो आपको लेनी पड़ेगी। नॉन इनकम्बेंसी सर्टिफिकेट की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको लीगल ओपिनियन लेनी पड़ेगी। अगर 10 लाख से ऊपर है तो लीगल जो एडवोकेट की रिपोर्ट है उसकी वेटिंग भी करवानी पड़ेगी दूसरे एडवोकेट से। तो अब 10 लाख से ऊपर पे आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन की बुकलेट आपने समझ ली कि कैसे 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 बनना है, मोटा मोटा हमने चर्चा किया। एक दो चीजें मैं यहां पर लेना चाहूंगा कि जब हम चेक करते हैं फ्रेश एडवांसेस में चीजों में, तो डॉक्यूमेंटेशन तो आप चेक कर ही रहे हैं, साथ में ये भी देख ले कि जब हम एनपीए के नॉर्म्स पे अभी आने जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट जो लगता है, इंटरेस्ट वहां पर हाफ ईयरली ईयरली रेस्ट कैसे लग रहा हो, बैंक वाला लगा रहे होंगे। अभी हम बात करते हैं एनपीए को लेके बात कर लेते हैं थोड़ा, दोनों को फिर नेट कर दूंगा आपस में। जो 90 डेज का स्टैंडर्ड नॉर्म्स है वो एग्रीकल्चर पे नहीं लगता, और एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ क्रॉप लोन नहीं है, क्रॉप पे बेस जिसका भी काम है। अगर ट्रैक्टर किसी ने खरीदा हुआ है वो बेचारा रीपेमेंट कैसे करेगा, फसल बिकेगी तब करेगा। इसी तरह अगर कोई डेयरी है, फार्मिंग है, फिशरी है, सब इस पर डिपेंड है। पंप सेट लगा रखा उसने, कोई मशीन खरीद रखी है, आजकल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं फसल करने के लिए, वो सब के सब आपके क्रॉप पे बेस है। ये मैंने एग्जाम नंबर 2 आपको जो बोला था आईरेक का, वहां से देख लेना। तो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर सर नॉर्म्स चलता है, पेज नंबर 15 ऑफ आईरेक ये बोलता है कि एग्रीकल्चर एडवांस डिपेंडिंग अपॉन, अगर क्रॉप पे बेस है तो क्रॉप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 क्रॉप बताइए। लॉन्ग टर्म क्रॉप वो है जो 12 महीने से ऊपर का पीरियड है, और शॉर्ट टर्म वो है जो लॉन्ग टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म वो है जो लॉन्ग टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म में 2 क्रॉप सीजन ओवर ड्यू होने पर होगा, और लॉन्ग टर्म क्रॉप में 1 क्रॉप सीजन पर होगा। सर मैं 1 और 2 की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, पर मैं आपको पकड़ लेता हूं। मान लेते हैं 36 महीने में कोई अकाउंट एनपीए होगा। अब 36 कैसे निकाले उस पर चर्चा बाद में कर लेंगे। किसी ने खरीफ की फसल बोई और उसने 15 मई को लोन लिया, ठीक है सर, उसके 36 महीने पूरे हो गए, लेकिन वो 15 मई से जब 36 महीने गए तो 15 मई 2026 को पूरे हो रहे हैं उसके, और हम चल ही रहे हैं 26 में, तो अकाउंट पीए होगा या नहीं होगा? ये डेट ऑफ डिस्बर्समेंट से काउंट कर रहे हैं आप? 36 महीने कहां से काउंट कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। सर 15 मई 2023 को लोन लिया किसी ने, डिसबर्स हो गया उसको, उसने आगे कोई पेमेंट ही नहीं करी, और आज आप 31 मार्च 2026 पे खड़े, तो पीए करेंगे एनपीए करेंगे जुगल भाई साहब? एनपीए करेंगे सर जी। सर जुगल जी सुन नहीं पाया, एनपीए एनपीए करेंगे सर? 36 महीने तो भी पूरे हुए नहीं उसके। डेट ऑफ एडवांस से तो हुई है ना सर? डेट ऑफ एडवांस तो 15 मई की है ना सर? नहीं करेंगे सर, एनपीए कहां से करेंगे उसे भी? एनपीए कहां से करेंगे सर? नहीं, सर अब इसको मैं टेक्निकली और राइट पेपर बताता हूं सर। ये अकाउंट एनपीए हो जाएगा, कैसे हो सकता? सुनो, जो क्रॉप सीजन है ना, सीजन का मतलब समझो आप, अगर खरीफ की फसल कर रहा है तो उसका सीजन है 1 अप्रैल से 30 सितंबर। रबी की फसल का सीजन है 1 अक्टूबर से 31 मार्च। अगर उसने 15 मई को भी लोन लिया तो उसका सीजन काउंटिंग विद द 1 अप्रैल है, और उसकी ड्यू डेट जो डली होगी सिस्टम में, वो मैं आपको यहीं बैठ के बता रहा हूं। अगर उसने रबी की फसल ली है तो उसका, भाई उसने 10 दिन 15 दिन बाद लोन लिया, इससे क्या मतलब है? फसल तो फसल के टाइम पे बोएगा, पैसे जब जरूरत पड़े उसने और ले लिए, बाकी अपने पास से लगा दिए शुरू में। सर वहां पर उसका सीजन खत्म होगा, 30 सितंबर में खत्म हुआ, 3 हार्वेस्टिंग के बन गए, उसकी ड्यू डेट आ रही होगी 31 दिसंबर। तो आप हमेशा ना सर ड्यू डेट से चलना,
ड्यू डेट कभी ऐसे नहीं मिलेगी आपको कि खरीफ की फसल है, किसी ने मान लो 20 जून को 20 मई को लोन लिया, किसी ने 15 मई को लिया, किसी ने 12 तारीख को पैसे निकाले, तो सर सबका ड्यू डेट सेम मिलेगा आपको। पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो इसलिए उसका सीजन जो काउंट होता है ना, जहां से शुरू हुआ है एसएलबीसी की, हाँ नहीं, एसएलबीसी तो 36 महीने या 34 महीने या 35 महीने पे बात करेगा सर। अभी हम बात कर रहे हैं कि ड्यू डेट सीजन के हिसाब बैंकर से। भी इसी बात पे भिड़ेगा हमारे साथ। हाँ क्या खन्ना जी, बैंक वाले भी इसी बात पे लड़ेंगे। सर नहीं, वो सिस्टम में डेट डाली होगी ना उन्होंने। अच्छा एक बताओ, ऐसा ब्रांच मैनेजर कौन सा है जो एक है जी मेरा एनपीए कर दो, मैं बहुत खुश हूँ और आप जो करो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मेरा कुछ भी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। ऐसा तो तभी हो सकता है जो जो बम लगा के बैंक में बैठा हो कि मैं चाहता हूँ मैं तो डूबू इन सब मैनेजमेंट को लेके डूबू। सर ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं बिना फाइटिंग। मतलब बेसिकली नेचर ऑफ क्रॉप जो है उसके अकॉर्डिंग ही सारा, नेचर ऑफ क्रॉप के हिसाब से उसकी ड्यू डेट भी चेक करो सर। और ड्यू डेट में आपको मेरा कहने का तात्पर्य है 15 मई को लोन ले या 31 मई को ले, दोनों का क्रॉप की ड्यू डेट सेम होगी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आप 15 मई और 31 मई की काउंटिंग में मत फंसना, कई बार वो आपको फंसा देते हैं। तो जो बिल्कुल मार्जिन पे अकाउंट है ना, उनके लिए मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, बिल्कुल सही वाली। ठीक है सर, आगे चलते हैं बात। अब आगे चले तो अब हमें बात करनी है सर, ये 36 महीने ही हो गए या कुछ और है क्या? तो आईसीआई का जो गाइडेंस नोट है उसमें एग्जाम्पल दे रखा है 21 महीने से लेके 33 महीने। अब 21 और 33 भी कैसे दिया हुआ है? अगर मल्टी क्रॉप सीजन है और सिंगल क्रॉप सीजन है तो फर्क आ जाएगा। अब सिंगल क्रॉप में क्या होता है वो समझा दो। मान लो कोई अप्रैल से सितंबर वाले सीजन में काम कर रहा है सर, और 6 महीने बाकी में काम ही नहीं करता, उसकी खेत खाली पड़ा, अगले साल फिर वो बो देता है। सर आप उसकी जब काउंटिंग करेंगे अगले साल का सीजन तो अगले साल ही आएगा ना, फिर उसकी मार्केटिंग होगी, फिर उसकी, तो उसको आप देखेंगे तो उसका पीरियड बढ़ जाएगा, उसका 33 महीने पीरियड पहुंच जाएगा आईसीआई की गाइडेंस नोट से। और अगर मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तो 21 में आएगा। मैं भी उसकी काउंटिंग में नहीं जा रहा, पर एसएलबीसी पे जाओगे तो एसएलबीसी हर स्टेट का अलग अलग है, मोटा मोटा सारे एसएलबीसी ने अंडरस्टैंडिंग बना रखी है। जैसे यूपी का एसएलबीसी लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका पेज नंबर 104 निकालना गाइडेंस का, उसका जो है मैनुअल का, तो उसमें एग्जाम्पल दे रखा है क्रॉप सीजन के साथ एनपीए को लेके। वहां उन्होंने काउंट करवाया 36 महीने शॉर्ट में भी और 36 महीने लॉन्ग में भी। तो आपको पहले तो एसएलबीसी से पकड़ना है कि वो कितने महीने में एनपीए कर रहे हैं शॉर्ट को लॉन्ग को उस पर्टिकुलर स्टेट में। मोटा मोटी मेरी अब तक की वर्किंग है, मैं 3-4 स्टेट में काम कर चुका हूं, आराम से 36 महीने आपको मिलेगा। 36 महीने लेकिन सिर्फ कहां से काउंट करना है? जहां से वो सीजन शुरू हुआ उसकी डे 1 से, यानी कि 1 अप्रैल से काउंट करवाना। वो जो 36 महीने आ रहे हैं उसमें क्रॉप पीरियड भी है, पोस्ट हार्वेस्टिंग भी है, उसके अंदर आपका जो मार्केटिंग वाला भी है, ये तो एसएलबीसी गाइडलाइंस में मिलेगा ना, मिलेगा। पर मैंने आपको भी बता दिया, आप 1 अप्रैल से काउंट करना अगर उसका खरीफ का फसल है। 15 मई 30 जून मत पकड़, 1 अप्रैल से जाना 36 महीने, और रबी की फसल है तो 1 अक्टूबर से जाना 36 महीने। आप ऐसे समझ लेना बस, ठीक है जी। तो आप इस चीज से पीरियड काउंट करें और अकाउंट अकॉर्डिंगली आप एनपीए को चेक करें, लिख के आए। और इसमें 2-3 सवाल बनते हैं, जल्दी से आपके व्याप पे लेता हूं। क्या सेम डे में डेबिट क्रेडिट अलाउ है, जिसको अल्टा पल्टी कहते हो आप हिंदी में हम सब? नहीं, सेम डे की अल्टा पल्टी अलाउड नहीं है जी, जहां तक मेरी जानकारी है। सर देखो, जब मैं वर्ड अल्टा पल्टी करता हूँ ना यूज, तो ऐसा लगता है कि ये रेगुलर तरीके से किया गया। पहले इसको सीधा कर लेते हैं। क्या सेम डे पे उसने अपने लिमिट का पैसा जमा करवाया और अपनी वो लिमिट दोबारा से जो उसकी बनती है वो लेके जा सकता है? नहीं, एक दिन क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए अल्टा पल्टी वाले दिन लास्ट में। क्या चाहिए सर? क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए लास्ट में एक दिन। नहीं, वो जीरो बैलेंस, जिसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हो, जीरो बैलेंस तो कर दिया उसने, उसका उसने सेम डे में ले लिया, तो वो नेट इफेक्टिव क्लोजिंग पे तो बैलेंस डेबिट में आ गया। नहीं, वो ब्याज के साथ जमा करा होगा ना सर उसने। तो 3 लाख पे 15,000 का ब्याज लग गया, और 3,15,000 पे आपको देके चला गया। और फिर अब उसने क्या किया, जो उसकी लिमिट बढ़ के आती है, जाहिर सी बात है उसने बढ़ के ले लिया पैसा। तो एक दिन जीरो होके एक दिन स्टे होना चाहिए, सेम डे निकाले ना वो। सर जो विपुल भाई साहब कह रहे हैं सेम डे ना निकाले तो कोई इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो पूरे तरीके से जेन्युइननेस प्रूफ हो गई। हमारा और लेकिन मैक्सिमम मिलता है। हाँ, इंटरेस्ट तो देखिए जा रहा है वो। हमारी और आपकी मैक्सिमम मिलता है। हमारी आपकी लड़ाई ये होती है जब वो सेम डे में सेम एंट्री मारता है, और उसमें हमें समझ में आता है वो खाली ब्याज घर से लाया होगा, बाकी पैसा वो सिर्फ उसने एंट्री घुमाई है। तो सर या तो हम उसका पूरा फॉरेंसिक ऑडिट करें। सिस्टम के हिसाब से मनाही नहीं है सेम डे में जमा करना और निकालने में, मैं आपको बता दूं।
आरबीआई मना नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास सबूत है, जेन्युइननेस है, पेपर जो हम चेक करते हैं कैश लेजर में, कैश में नहीं है, डिनोमिनेशन नहीं है, कैमरे में नहीं है, एक दिन में कहां से आ गया, रात के 8 बजे एंट्री कैसे हो गई, नहीं हो गई, सर अगर आप उतना ज्यादा फाइट कर सकते हैं और फॉरेंसिक करके सबूत ले सकते हैं तो आप इसे चैलेंज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, सेम डे में अलाउ है, पर कुछ बैंकों ने और अच्छा काम किया, जो आपने बताया एक दिन रोक के दे रहे हैं, या फिर वो जेन्युइन को और जेन्युइन कर रहे हैं, या वो क्या कर रहे हैं, उससे आज जमा तो करवा लिया और उसकी लिमिट बढ़ के भी आ रही है 10%, लेकिन उसे बढ़ाने वाला पैसा आज नहीं दे रहे, उससे जाते इंटरेस्ट छोड़ के जो पुरानी लिमिट का पैसा उतना आज दे दिया, बाकी बढ़ी हुई क्या अमाउंट उसे कल दे दिया। तो इसको सर थोड़ा सा अपने को मॉनिटर करना पड़ेगा, जेन्युइननेस को लेके इसमें चक्करबाजी है, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, इसमें सर एक्सक्यूज मी, इसमें सर डिनोमिनेशन नहीं रहता है, जो ऐसा केस होता है अल्टा पल्टी वाला, उसमें डिनोमिनेशन नहीं मिलते हैं, मिलता ही नहीं है। करने का ना, फॉरेंसिक करना पड़ेगा उसका। सर मैं तो कह रहा हूँ सर, फॉरेंसिक करो, टाइम दो, चीजों पे लड़ो तो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अलाउ है, नहीं तो सेम डे एंट्री अलाउ है, पहले तो ये आप समझ लो, फिर आपकी फाइटिंग है, जेन्युइननेस तो वैसे भी चेक करनी है। चलो एक और पूछ लेता हूँ, किसी की लिमिट है 5 लाख की, उसका अकाउंट उसको जमा करना था पैसा, अपने किसी दोस्त को उसने 8 लाख की आज लिमिट दिलवा दी, उसका पैसा उसके सेविंग में गया, उसके पैसे से उसने अपने पैसे की लिमिट पूरी करी, अगली बार बढ़ा के फिर ले लिया, फिर उस पैसे को उसे वापस दे दिया, किसी तीसरे को दे दिया, क्या करेंगे सर? पेचीदी बात है जी, तो कुछ नहीं कर सकते, विंडो ड्रेसिंग है। सर जो पेमेंट आना चाहिए वो जेन्युइन सोर्स चेक करने का काम आपका है, किसी लोन से लोन की पेमेंट नहीं हो सकती, किसी के लोन से लोन तो वो है ना, हमको सेविंग अकाउंट में आया, सेविंग अकाउंट से पैसा दे या तो वहां से जाके कैश निकाले, कैश निकाल के लेके आए, फिर कैश जमा करे, तब तो ठीक है, वो आप पकड़ नहीं पाओगे कहां से कैश आया, किसने कैश निकाल के किसको दिया। अगर उसने अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर कर दिया तो आप उसे जरूर चेक करें कि उस अकाउंट में कहीं और से लोन लेके किसी और के अकाउंट से, तीसरे अकाउंट से तो नहीं आ रहा है, सारे अकाउंट एनपी हो जाएगी जितनी चैन में पकड़ में आएगी आपको। तो इसलिए जो अकाउंट ऐसे में बच रहे हैं, जिन अकाउंटों का 3 साल पूरा हो रहा था, अगर वो बच रहे हैं तो उसकी जेन्युइन सोर्स भी चेक कर ले। तो कई बार पहले पीएनबी में भी चलता था सर, वो उनके यहाँ पर एक सिस्टम होता था एनपी अकाउंट को अलग अकाउंट में मार्क करने का, तो वो डेबिट क्रेडिट बोकस या बुक एंट्री बन जाती थी और सिस्टम क्रेडिट पकड़ ले वाउचर पास करते थे वो लोग, वाउचर पास करते थे, तो वो भी अपने को चेक करना है। डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार एसोसिएशन की हमारे सर बात कर रहे हैं अभी, टीडीएस तो नहीं, एनएल पे तो नहीं होगा सर, म्यूट कर दिया, मैंने कर दिया, म्यूट कर दिया, बढ़िया करा सर। तो अभी क्या हमारे पास, तो हमने कुछ और चीजें अंडरस्टैंडिंग बना ली। चलो मेरे एक दिमाग में अभी क्वेश्चन आया तो मैं वो पूछ लेता हूँ आपको, केसीसी के रिगार्डिंग। सर केसीसी में कई बार ऐसा होता है कि ब्याज लग रहा है, वो ब्याज दिया जा रहा है, 3 साल हो गए पर प्रिंसिपल पूरा वापस नहीं कर रहा, क्या करेंगे? बैंक वाले कहते हैं ब्याज तो आ रहा है। गोल्ड लोन में नहीं केसीसी में सर उसका तो पीरियड होता है ना, उसको एक बार तो उसको अदला बदली पूरा करना ही पड़ता है, 2 साल का पीरियड है, 1 साल का, जो उसकी क्रॉप खत्म होती है, जो उसकी क्रॉप खत्म होती है उसका, उसके बाद उसे पैसे तो देने पड़ेंगे, यानी खाली ब्याज देने से बात नहीं बनेगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कुछ बैंक वाले बोलते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट है, ये है वो, अलग अलग नाम लेके आते हैं, सीसी के नाम से वो है ना, कैश क्रेडिट के नाम से उसे जनरल सीसी में ले जाते हैं और कहते हैं ब्याज तो दे ही रहा है। तो सर उससे बात नहीं बनेगी, उसका पैसा वापस आना जरूरी है, नहीं तो नहीं बनेगी। इंटरेस्ट का पोर्शन में सबवेंशन वाला इंटरेस्ट नेट कर सकते हैं क्या? सबवेंशन वाला कर लो सर, सबवेंशन जो मिल रहा है वो तो क्रेडिट उसी का ही है फार्मर का, और सबवेंशन तो मिलता ही था जब वो टाइम पर पैसा दे रहा, सबवेंशन मिला। चलो सबवेंशन पे आते हैं सर, सबवेंशन सुन लो। सबवेंशन क्या होता है सर? आरबीआई ये कहता है कि अगर कोई बैंक फार्म क्रेडिट क्रॉप लोन 3 लाख रुपए तक का 7% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ना करे, यानी कंसेशनल रेट पर दे 3 लाख रुपए तक, तो आरबीआई फर्स्ट ईयर जब वो डिसबर्स करा बैंक ने लोन, तो फर्स्ट ईयर का जितना इंटरेस्ट लगाया जब उसने पहला रीपेमेंट करा, फर्स्ट ईयर के जो भी पहले हो गया, यानी मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर और डेट ऑफ रीपेमेंट तक का जो ब्याज लगा है, उस पर 1.5% का सबवेंशन बैंक को मिलेगा सरकार की तरफ से, आप ये मान लो। यानी 7% तो उसने बोरोवर से चार्ज कर लिया। भाई इंटरेस्ट सबवेंशन 2 थे, एक जो बैंक को मिलता है, एक जो बोरोवर को मिलता है। तो जो बोरोवर को मिल रहा है, सॉरी बैंक को जो मिल रहा है वो 1.5% मिल रहा है, पहले 2% होता था, ये बाद में 2022 से चेंज होकर 1.5% हो गया। तो 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट भी आपको साइन करना है
जितना भी उसने फर्स्ट ईयर में डिसबर्स करा, मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर या डेट ऑफ पेमेंट तक। क्लियर हो गई। दूसरा मिलता है प्रमोट पेमेंट का, जो मिलता है बोरोवर को। अगर बोरोवर ने विद इन 1 ईयर या ड्यू डेट तक जो भी पहले है पेमेंट कर दिया, तो उसको 3% का उसके अकाउंट में क्रेडिट लग जाएगा। तो 7% डेबिट लगा हुआ है, 3% क्रेडिट लग जाएगा, नेट रेट हो गया 4%। ये भी क्लियर हो गया हमारा इंटरेस्ट सबवेंशन पे। अब इंटरेस्ट सबवेंशन पे जरा कुछ और बात कर लेते हैं 3% और 1.5% के बारे में। ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन उसको मिल रहा है, ये प्रमोट पेमेंट पर है। तो सर जितना भी सर्टिफिकेट जब आप साइन करें, वो कभी आपको उसकी डिटेल देगी नहीं, वो कहेगी सिस्टम से निकलती है और ऐसे निकलता है। नंबर ऑफ अकाउंट और टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन वो आपको वेरीफाई करनी है सर्टिफाइड। सर परसेंटेज भी लिखी जाए, वो आप डिटेल मांगे, और मांगने के बाद उन अकाउंटों में से कुछ सेल्फ चेकिंग, सैंपल चेकिंग पर आप चेक कर ले कि उसमें जो क्रेडिट आया, अभी जो पीछे बताया था उसकी सोर्स सही थी, उसके सेविंग में था, तो सेविंग में कहां से आया, वो सारी चीजें आप चेक करके वो चेक करे। कैलकुलेशन मोटा मोटा 7% डेबिट लगा हुआ, उससे डिवाइड करते 3% से आप क्रेडिट करते, तो वो अमाउंट आप इसमें चेक कर लेंगे। तो इंटरेस्ट सबवेंशन के अंदर आपको चेक करना है। लेकिन इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, सर 3 लाख की लिमिट है ये, एक बंदे ने 2 लाख का कार्ड बनवा रखा है, एक ने 8 लाख का कार्ड बनवा रखा है, इंटरेस्ट सबवेंशन किसको मिलेगा? एक बोरोवर का 2 लाख रुपए का केसीसी है, एक का 8 लाख का, दोनों ने टाइम पे पैसा दे दिया है, टाइम पे डिसबर्स चल रहा है, किसको मिलेगा? 2 लाख वाले को मिलेगा, छोटे किसानों को मिलता है ना सर 8 लाख वाले को भी मिलेगा, अप टू 3 लाख, ये आप नोट कर लो। अप टू 3 लाख सबको मिलेगा, अप टू 3 लाख सबको मिलेगा सर। और एक चीज बता दूं, इसी बजट में 1000 प्रावधान आ गया, 1/4/2026, जो आज की डेट, कल की डेट आने वाली है, इससे ये लिमिट बढ़ के 3 लाख से 5 लाख हो गई है। तो सरकार ने और लोगों को इंटरेस्ट सबवेंशन बढ़ा दिया, अब ये लिमिट 3 लाख से 5 लाख हो गई सर, 3 का सबवेंशन। जी चेक कर लो। सर इसमें एक क्वेश्चन है, 5 लाख लेकिन ये अगले साल है, अब 5 लाख वाली लिमिट अगले साल चेक करेंगे सर, अभी चेक नहीं होगी। सर एक क्वेश्चन है इसमें। जी सर, जी सर सपोज लिमिट इज 10 लाख, जी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। 8% कैसे हुआ? 10 लाख लिमिट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग अप्लाइड बाय बैंक इज 8%। सर उसने उसके 2 कार्ड बना दिए होंगे, या उसने उसके डिटेल ब्रेकअप देखो, 3 लाख तक पे वो अलग कर रहा होगा, 7 लाख पे अलग कर रहा होगा, वो फार्मर को ऐसे देगा ही नहीं। ओके, अगर 3 लाख तक रेट ज्यादा चार्ज हो रहा है तो एलिजिबल नहीं है तो वो फिर वो स्कीम से बाहर ही सबवेंशन। हो गया ना, वो स्कीम जी से जी, बाहर हो इट शुड बी 7%। गया, मैक्सिमम 7 है। थैंक यू। जी, और किसी क्वेश्चन इसमें लेते हैं, तो का एरिया उसमें है नहीं, वो चेक कर लेती, वो उससे उस पे इफेक्ट आया ही नहीं। सेशन में भी बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया। भी किसी का कोई पूछने का स्पेसिफिक हो तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। मैं पीपीटी आपके साथ शेयर कर दूंगा, या जो भी मेंबर चाहे मेरा फोन नंबर नोट कर ले, अगर वो चाहेंगे तो मैं उनको भेज दूंगा 8057220011। मैं दोबारा बोल देता हूँ 8057220011। और ड्यूरिंग द ऑडिट भी आपको कहीं मेरी लगे सर मैं किसी लायक आपके काम आ सकता हूँ, तो बिल्कुल बताइएगा। तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर आप कोई ऐसी चीज कोई हम आपस में एक साथ शेयर या डिस्कस कर सके। तो जब ऑडिट के दौरान पेपर्स आते हैं तो अलग बात होती है, उस समय क्या निकल रहा है, उसमें पेपर्स क्या बोल रहे हैं, क्या स्कीम है क्या नहीं है, तो जितना हो पाएगा सर देखेंगे अपन। और फाइटिंग आपको करनी है सर, बिना फाइटिंग के कोई एमओसी नहीं डल रही है, बिल्कुल क्लियर कट केस है। नॉलेज भी चाहिए, एप्लीकेशन भी चाहिए, और सर फाइटिंग भी चाहिए। और ये हमें अपना मेंबर हमारे अच्छे खासे पिछले काफी, क्योंकि अब तो हमारे यूडिन में भी एमओसी का जिक्र आता है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, पिछले कुछ सालों से अच्छा ही काम हो रहा है। उससे पहले जरूर हम नीरस थे, जब ऑडिट लगातार सब पे आ रहे थे ना, तब उतना नहीं कर रहे थे, अब जरा सबको लग गया कि आया तो भैया चेक करना है, काम करना है। सर एक बार चेक कर लो, कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो ले लेते हैं। हमारे मॉडरेटर साहब जो भी विपुल जी देख रहे हैं, अरविंद भाई देख रहे हैं, चैट बॉक्स भी में अगर आप पढ़ के बताना चाहे तो बता दीजिए, मैं भी देख लेता हूँ कुछ अगर दिखेगा तो। फोन नंबर मैंने आपको बता दिया सर, और एक मेरी
गुजारिश है सर के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे हमारे वाले को भी कर लीजिएगा, गुप्ता राजीव सीए के नाम से कुछ मिल जाएगा आपको, तो कहीं आपको मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इंस्टा पे, फेसबुक पे आजकल ये थोड़ा सा चल रहा है कि भाई जितना लोग आपस में टच हो जाए। तो मेरी जो अगली वीडियोस है पूरी एग्रीकल्चर पे, आईरैक पे मेरी अलग अलग वीडियो है, कमांड कैसे चलाते हैं, कैसे निकालते हैं, उस पर भी बैंक की वीडियोज है। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके स्टाफ को देखने करने के लिए आप दे दो। आप तो बिजी रहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ उनको हेल्प मिलेगी। पेपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे निकलते हैं, कैसे मांगते हैं, कहाँ रिपोर्ट जनरेट होती है। तो सर बहुत बड़ा ऑडिट का दायरा है, बट थोड़ा थोड़ा भी इम्प्रूव करेगा स्टाफ 2-3 है तो कुछ ना कुछ फायदा मिल सकता है। तो उनको बोलिएगा। कभी कभी ब्रांच जी सर, ब्रांच कभी कभी शॉर्ट रिव्यू बहुत करते हैं। क्या करते हैं सर प्रवीण जी? सॉरी, शॉर्ट रिव्यू 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। जो जनरल सीसी आप बात करें सर, शॉर्ट रिव्यू कितनी बार हो सकता है आप सबको पता ही है। शॉर्ट जी, रिव्यू जी। का मतलब किसी कारण से होता है, किसी भी वजह से उसके पेपर नहीं आ पाए, या जो आने चाहिए थे रिन्यूअल कायदे में तो खत्म होने से पहले होना चाहिए। किसी का 1 साल जहां बट खत्म वो हो रहा करते रहते हैं बार बार सर। सर 2 बार हो सकता है मैक्सिमम शॉर्ट रिव्यू। आप जो कह रहे हैं मैं इसको दूसरे तरीके से देखूंगा। जो मैंने शुरू में लिस्ट लिखवाई थी ना सर, उसमें ड्यूरिंग द ईयर रिन्यूअल पेंडिंग वो भी मांग लो, और जो रिन्यूअल हुए हैं वो भी चेक कर लो। उनमें सैंपल चेक में जरूर चेक कर लेना। पता चला सिस्टम में रिन्यूअल डाल दिया और फाइल में एक पेपर नहीं लग रहा सर, हमें लगता है जिसको बैंक ने रिन्यू कर दिया वो तो हो ही रहा होगा। तो हमें किस बेस पर और कितना रिन्यूअल या डीपी कैसे निकाली है वो भी चेक करनी है। साथ ही साथ रिन्यूअल के सिस्टम पे मार्किंग अलग चीज है और पेपर होने अलग चीज है, तो इसको चेक करवाना है सर आपको और हमें। 2 बार से ज्यादा नहीं हो सकता सर, और अगर 2 बार से ज्यादा हो रहा है तो मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, वो सिस्टम भी नहीं पकड़ेगा अब तो सर। फिर उसने उसको शॉर्ट रिव्यू की जगह रिव्यू डाला होगा, रिन्यूअल डाला होगा इनफैक्ट, सॉरी। ठीक है प्रवीण सर। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका धन्यवाद पहले सर, आपने मेंबर के बीच में मिलने का मौका दिया, जो भी थोड़ा बहुत आपस में डिस्कशन कर सकते थे वो कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा लगा, कभी पर्सनली भी मिलना होगा। सर बिल्कुल मिलेंगे सर, बिल्कुल कोई बात नहीं। चलिए सभी को नमस्कार सर मेरा, थैंक यू। और बाकी आप मोबाइल पे रहेंगे, अभी आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, भेज दीजिएगा आपके पास जो भी लिटरेचर है। मैंने देख लिया, उसको लगा दिया मैंने चार्जिंग में सर। अपना नंबर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। मोबाइल नंबर में चैट बॉक्स में भी डाल दे, 1 मिनट लिख देता हूँ, आएगा तो 8057। सर मेरे को ना हेलो जी सर। जी सर, माई सेल्फ सीएस सुमीर गुप्ता लुधियाना से। सर मेरे को ना लोन पॉइंट RAM ऑडिट मिला है पीएनबी का। जो स्पेशलाइज्ड यूनिट होते हैं वो फास्टर लोन प्रोसेसिंग और डेडिकेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, तो उसका सर ऑडिट किस प्रकार से करना है? मतलब उसमें से डॉक्यूमेंटेशन चेक करने को कुछ और भी करना है? सर उसमें तो आपको, क्योंकि आप फाइनेंस जो है वो तो पर्टिकुलर बैंक में जिसका अकाउंट से वो आया होगा चेक करने के लिए, उसी के कोड में जा रहा होगा। हाँ जी, है ना। तो आपके पास फाइनेंस तो उसमें खड़ा नहीं होगा, सर्विस ब्रांच लोन हो गया आपका, एक तरीके से सर्विस ब्रांच आ गया। तो आप जब सर्विस ब्रांच में चेक करें तो उनकी पॉलिसी मैटर को चेक करना आपको, और जिस स्कीम में वो ज्यादा डील करते हैं उस स्कीम का प्रॉपर जो उनका सर्कुलर है उसके हिसाब से उन्होंने फाइनेंस खासतौर से जो अथॉरिटी है इसकी जितनी लिमिट है उसने उसको पास किया नहीं किया वो चेक करना है। फिर भी मेरी एक छोटी सी एडवाइस आपके लिए रहेगी, ICAI के गाइडेंस नोट का 800 पेज का है, उसको AI में डाल देना, उसमें डाल देना अपनी सर्विस ब्रांच का जो नाम आया है, नेचर जैसे एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच आ गई, कुछ भी आ गया, वो डाल दो कि भाई उससे रिलेटेड मुझे जो इसमें डिटेल्स है वो अलग कर दो। तो आपको वो सारी की सारी अलग करके दे देगा, तो वो पेज कम हो गया, आपके 20-30 पेज रह जाएंगे सर। ठीक है सर, वो आपको इफेक्टिवली करेगा, ज्यादा यूजफुल टूल रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरा नंबर था सर 80, मुझे लिखने की जगह मिल नहीं पा रही, दिख नहीं रहा, 805722। नीचे से चैट में होगा, चैट में नीचे पार्टिसिपेंट्स के बराबर में चैट है, मैं वही देख रहा हूँ सर, पार्टिसिपेशन ऊपर चलेगा। सर एक छोटा सा एक क्वेश्चन और था, हो गया पोस्ट मैसेज डाल दिया आपने? डाल दिया? हाँ जी डाल दिया। हाँ बहुत बढ़िया सर, आपने डाल दिया तो अच्छी बात। एक सेकंड सर, कुछ कह रहे थे सर? एक क्वेश्चन था, सबवेंशन का एलिजिबिलिटी जो रनिंग लिमिट से चेक करना होगा या 50 ईयर वाले लिमिट से? सर वो तो इंटरेस्ट जितना लगा उसके पे बेस होता है ना, और इंटरेस्ट लगता है जितना फाइनेंस होता है, उसका लिमिट से लेना देना नहीं है सर। इंटरेस्ट तो जितना डिसबर्स हुआ उस पे लगेगा ना सर। उसका एलिजिबिलिटी कि ये सबवेंशन का एलिजिबल है या नहीं है? सबवेंशन सिंपल है सर, जितना बैंक ने इंटरेस्ट लगाया वो 7% से लगाया, उसको 7 से डिवाइड कर लो, 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, वो तो बैंक को मिल गया। 7 से डिवाइड कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। लेकिन वहां तक का इंटरेस्ट लेना
जो ड्यू डेट तक का है, या उसने जो पेमेंट कर दिया, जो भी दोनों में से पहले आ रही है। ठीक है सर। राजीव जी, एक चीज ये क्वेश्चन है जी सर, कि सपोज जैसे कि रीजनल ऑफिस लेवल पे या हेड ऑफिस लेवल पे कोई एक पॉलिसी फॉर्म हुई कि ये वाली जो कैटेगरी के लोन हैं इनको अभी एनपीए नहीं करना है। वो तो कैसे, आरबीआई से ऊपर तो देखो कोई है नहीं। आपने जो उन्होंने बनाया, वी आर द आरबीआई ऑडिटर फर्स्ट, इसलिए मैं आरबीआई के सर्कुलर नोटिफिकेशन मानने हैं बैंक के उसी के अंदर होने चाहिए पहली बात तो। पर अगर आपको लगता है कि दोनों में वेरिएशन है तो काइंडली सेंड टू मी, मैं हो सकता है उस पर आपको अपडेट दे दूं पर्टिकुलर बैंक ने क्या करा और कहीं हम हो सकता हम गलती कर रहे हो। आपको कोई सर्कुलर लग रहा है जो आपको लग रहा है आपके आयरक नॉर्म्स को डिफीट कर रहा है या अलग है, तो आप वो दोनों भेज दो सर। जी, और सेंट्रल स्टेट ऑडिटर से भी बात कर सकते हैं कि उनके, सेंट्रल ऑडिटर से बात कर लो, लेकिन सेंट्रल ऑडिटर ऑलमोस्ट, मैं मतलब इस मंच पे हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ, वो ये कहता है आप भी सीओ, आप अपना विवेक दिमाग इस्तेमाल करो, तो आप कभी भी उन्हें मेल लिखिएगा, कोई चीज पूछिएगा, वो क्लियर कट आंसर दे, ऐसा मुझे डाउट है सर। वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो आपके ऊपर कंधे पे बंदूक वापस छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद निभाओ। रुक जाओ एक बार, ठीक है, ठीक है सर। ठीक, थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू, नमस्कार, वेरी मच। नमस्कार जी। मैं यही करूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक्स पहले ही आउट हो गई। एंड कहाँ से होगा सेशन? यूट्यूब का, यूट्यूब का सेशन यूट्यूब पे ही होगा एंड